नमस्ते वॉरियर्स, वेलकम टू द 13th एडिशन ऑफ आवर मंथली वेबिनार सीरीज। इस साल 4 मई को वर्ल्ड एएस डे था। वी आर स्ट्रांगली टुगेदर इज ASWS थीम फॉर दिस ईयर्स वर्ल्ड एएस डे। एएस पेशेंट लिविंग विद एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वी रिजॉल्व टू यूनाइट एंड सपोर्ट वन अनदर ऑन दिस वर्ल्ड एएस डे। आज का हमारा वेबिनार 2 आवर्स वर्ल्ड एएस डे स्पेशल है और आज के वेबिनार का टॉपिक है आई, स्किन, हार्ट, किडनी एंड बोन हेल्थ इन एएस। आज हमारे साथ 3 जाने माने गेस्ट रोमेटोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर डॉक्टर अमल अटल एक रोमेटोलॉजिस्ट है जो हमारे साथ शिलोंग मेघालय से जुड़े हुए हैं। वो आई एंड स्किन हेल्थ इन एएस इस विषय पर हमें जानकारी देंगे। उनके बाद रोमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज जैन दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं जो हार्ट एंड किडनी हेल्थ इन एएस के बारे में बताएंगे। और बोन हेल्थ इन एएस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ कोलकाता से डॉक्टर पार्थाजीत दास जुड़ेंगे। इनके साथ हमेशा की तरह एएसडब्ल्यूएस के फाउंडिंग मेंबर, मेडिकल एडवाइजर एंड ट्रस्टी रोमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण पाटिल भी हमारे साथ इस स्पेशल वेबिनार में पुणे से जुड़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर अमल अटल के इंट्रोडक्शन से। Brigadier Dr. Amal Atal is a highly accomplished medical professional with a distinguished background in both military service and rheumatology. Dr. Atal, with qualification including MBBS, MD in general medicine from AFMC Pune and DNB in rheumatology, currently serves as a consultant rheumatologist and holds the position of commandant at Military Hospital, Shillong, Meghalaya. Dr. Atal's areas of expertise encompass spondyloarthritis, सिस्टेमैटिक लूपस एरिथ्रोमाइटोसिस एंड HIV। मैं डॉक्टर अमल अटल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो आज के इस स्पेशल वेबिनार की शुरुआत उनके टॉपिक आई एंड स्किन हेल्थ इन एएस से करें। डॉक्टर अमल अटल, ओवर टू यू। आई एम विजिबल एंड ऑडिबल। या नमस्कार। आज हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में आंख और त्वचा का स्वास्थ्य। तो अ, जैसे कि आप जानते हैं, जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स हैं, ये एक्चुअली एक बीमारी का स्पेक्ट्रम है जिसमें कई बीमारियां एक्चुअली इंक्लूडेड रहती हैं। इसमें से जो शुरुआती बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस, इसके और वेरिएंट्स होते हैं जो स्किन डिजीज के साथ आते हैं जिसको हम कहते हैं सोरियाटिक आर्थराइटिस या सोरियाटिक गठिया। एक पेट से रिलेटेड है, इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज रिलेटेड है, एंटेरोपैथिक आर्थराइटिस हम कहते हैं। और एक इन्फेक्शन के बाद कई बार होता है पोस्ट इन्फेक्शियस या रिएक्टिव आर्थराइटिस हम कहते हैं। और जब ये पूरा समीकरण होते हुए जब बॉडी के बिल्कुल वर्टेब्रे फ्यूज हो जाते हैं, तब हम उस स्टेट को एंकाइलोसिस कहते हैं। तो ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम इसी से आया है। और आप लोग सब जो पेशेंट्स हैं उन्होंने फेस किया होगा, तो दर्द, सूजन, जोड़ों की जकड़न होती है, जो क्लासिकल है। इसके बाद नई नई हड्डी का निर्माण होता है, और उसके बाद जैसे जैसे हड्डियां फ्यूज होती हैं या जुड़ती हैं, तो फिर एंकाइलोसिस का स्टेट आ जाता है। तो इसमें से दो बहुत जरूरी सिस्टम्स हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये हर एक सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, और बाकी चीजें डिस्कस हो रही है, लेकिन आंखों की सूजन और त्वचा का इन्फ्लेमेशन है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो जो हमारी आंख है, इसमें अगर आप देखें, एक जो बाहरी लेयर है जिसको हम कंजंक्टिवा कहते हैं, और ये ज्यादातर वायरल इन्फेक्शन वगैरह में जो आप सुनते हैं कंजंक्टिवाइटिस, उसमें भी इन्फ्लेम्ड रहता है। लेकिन कई बार किसी रोमैटिक डिजीजेस में भी, और जैसे कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या सोरियाटिक आर्थराइटिस के वेरिएंट में, ये कंजंक्टिवा में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कंजंक्टिवा लाल रहता है और कई दिनों तक लाल रहता है। इसके पीछे एक स्क्लेरा का लेयर होता है, जिसमें अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको स्क्लेराइटिस कहते हैं। और आइरिस जो एक लेयर है जो पुतले के ऊपर और नीचे, अगर आप देखते हैं इस फोटोग्राफ में, ये आइरिस और सीलरी बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए या बीमारी हो जाए, इसके इर्द गिर्द को हम फिर यूवियाइटिस कहते हैं या आयराइडोसाइक्लाइटिस, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है।
जो बाकी जो इन्वॉल्वमेंट है, कॉर्निया कई बार कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इन्फेक्शन होता है या बीमारी की वजह से जो इन्फ्लेमेशन होता है, इससे कॉर्निया कमजोर होता है, कॉर्निया कट सकता है, अल्सर हो सकते हैं। और सिमिलरली जो लेंस है हमारा, जो मोतियाबिंद जैसे हम कहते हैं, वो कई बार स्टेरॉइड की वजह से हो सकता है। तो ये मैंने कुछ समराइज करने की कोशिश की है। इसमें एक कंजंक्टिवाइटिस एक बीमारी है जो आमतौर पे सीजनल, आमतौर पे लोगों को भी हो सकती है, लेकिन स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस में भी इसका इन्वॉल्वमेंट होता है, ज्यादातर सोरियाटिक आर्थराइटिस में। स्क्लेराइटिस और एपिस्क्लेराइटिस हम एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में देखते हैं कॉमनली। इसमें लाली होती है, जैसे आप राइट साइड वाली पिक्चर में देख रहे हैं, आंखों की रेडनेस होती है, धुंधला लेंस होना, आंखों में दबाव बढ़ जाना, जो प्रेशर बढ़ता है, जो ग्लोकोमा कहते हैं, और केराटाइटिस जो कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन या पतला होना, अल्सर होना, ये सब स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस के साथ हो सकता है। तो जो आप लेफ्ट में देख रहे हैं फोटोग्राफ, ये कंजंक्टिवाइटिस है जिसमें आंख लाल हो रही है। और यहाँ आप देखते हैं ये स्क्लेराइटिस और एपिस्क्लेराइटिस में ये लाली ऐसे आ सकती है, और इससे आप पहचान पहचान सकते हैं कि ये आई रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन है एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का। ज्यादातर जब ठीक नहीं होता या बार बार आ रहा होता है तब हम सस्पेक्ट करते हैं। तो इसका डायग्नोसिस के लिए हम प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं। इसमें एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या सोरियाटिक आर्थराइटिस की हिस्ट्री मिलती है हमको। आंखों में दर्द रेडनेस से शुरू होता है जो बार बार आता है। अ, अगर आप लाइट की तरफ देखें, इरिटेशन होती है आंखों में, तो इससे कुछ आइडिया हमको मिल जाता है। या पेशेंट कहता है कि फ्लोटर्स या स्पॉट्स, काले काले जैसे चीजें फ्लोट करती हैं आंख के सामने, तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि कुछ प्रॉब्लम है जो आर्थराइटिस के साथ रिलेटेड हो सकती है। और इसके बाद फिर एग्जामिनेशन से हम देखते हैं, आई की चार्टिंग से विजन पता लगता है, पंडोस्कोपी से पता लगता है कि आंख के पीछे का लेयर जो रेटिना है इसमें कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। आंखों की दबाव की जांच होती है कि ग्लोकोमा तो नहीं हो रहा है। कई बार जो यूवीआइटिस या एराइडोसाइक्लाइटिस में इतने सेल्स जमा हो जाते हैं कि जो आंख के अंदर फ्लूइड का जो मूवमेंट है वो ब्लॉक हो जाता है, और इस कारण से आंखों का प्रेशर बढ़ सकता है। बाकी एक स्लिट लैंप परीक्षा परीक्षा है, स्लिट लैंप एग्जामिनेशन, जो आप सबसे नीचे वाले फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं। तो इससे पता लगता है कि आंखों के लेयर में कौन सा लेयर आपका इन्वॉल्व है। ट्रीटमेंट, जिन लोगों को ये तकलीफ हुई है, ट्रीटमेंट के दो स्तंभ हैं। एक है समग्र बीमारी का इलाज करना, यानी एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पूर्णतः इलाज करना। So ankylosing spondylitis or the underlying disease has to be treated also, because if you treat the disease, the complications and effects on the body, तो बॉडी के ऊपर जो असर है वो कम होने लगते हैं। तो इसमें पेन किलर्स हैं, शुरुआती हम देते हैं वोवरान, ब्रूफेन, डाइक्लोफेनाक। उसके बाद कुछ इम्यूनोसप्रेसिव्स हैं, जैसे मीथोट्रेक्सेट वगैरह दे सकते हैं, सल्फासालाजीन, लेफ्लुनोमाइड। बाद के स्टेज में कई लोगों को बायोलॉजिकल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि इन्फ्लिक्सीमैब। कमर के लिए फिजियोथेरेपी, नियमित एक्सरसाइज, और बाकी जो एडवाइस हम देते हैं कि धूम्रपान और अल्कोहल बंद करें, अच्छा आहार खाएं, ताकि जनरल हेल्थ आपकी ठीक रखे रहे। जो आंखों की सूजन कम करने की दवाइयां हैं वो अनेकों किस्म की हैं, और ज्यादातर शुरुआती में आई ड्रॉप से शुरू होती हैं। इसमें से कुछ ड्रॉप्स होती हैं जो इन्फ्लेमेशन कम करती हैं, या स्टेरॉइड्स। और कुछ ऐसे ड्रॉप्स होती हैं जो अंदर जो आयरिस और सीलरी बॉडी जो हम कह रहे थे जहाँ इन्फ्लेमेशन है, उसको रिलैक्स करती है और पुतले को थोड़ा सा खोल देती है। तो वो ट्रोपिकामाइड जैसे आई ड्रॉप्स हैं, और वो ज्यादातर जब आप अपने आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको चेक करके एडवाइस करते हैं। फिर पेन किलर्स या दर्दनाशक हैं जो थोड़ा बहुत इसमें हेल्प करते हैं, पर ज्यादातर मेन आपकी जो डिजीज है उसमें ज्यादा हेल्प करेंगे। स्टेरॉइड, जहाँ ओरल ड्रॉप्स काम नहीं करते वहाँ हम स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स यूज करते हैं। इम्यूनोसप्रेसिव आई ड्रॉप्स जैसे कि साइक्लोफॉसफामाइड। अगर बहुत ज्यादा तकलीफ हो तो आंखों में इंजेक्शन और सर्जरी की नौबत पड़ सकती है, लेकिन ये बहुत रेयर है। ये उन केसेस में है जहाँ पे काफी समय से निग्लेक्ट हुई है कुछ सिचुएशन। ये सबसे जरूरी चीज है, सबसे जरूरी स्लाइड ये इसमें ये है कि जब आपकी तकलीफ, जब आर्थराइटिस में आंखों की तकलीफ होती है, तो जो यूवी लाइट है उससे अपनी आंखों की रक्षा करें ताकि बीमारी बढ़े ना। यानी काला चश्मा आप पहन सकते हैं,
बहुत ज्यादा समय तक आप नोटिस करते हो कि टीवी में, कंप्यूटर में, सेल फोन आप देखते हैं तो आंख के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है। तो ये आपकी जो आंख का इन्फ्लेमेशन है उसको बढ़ा सकता है, तो इसको जरा ध्यान रखें। और आंखों को जितना आप कम स्ट्रेस कर सकते हैं स्ट्रेस करें। खेल खेलते समय, घर का काम करते समय आंखों को प्रोटेक्शन दें। या तो जीरो पावर के ग्लासेस पहने, या धूल मिट्टी से थोड़ा सा दूर रखें अपने आप को। अगर एक्टिव इन्फ्लेमेशन है, आंखों में लाली है, रेडनेस है, डिजीज एक्टिविटी है, तो गाड़ी चलाने से बचे, उससे भी स्ट्रेन पड़ता है। आंखों के मेकअप से बचे, इसमें से ज्यादातर हम लेडीज काजल जब लगाती हैं तो उससे इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है। तो इसका भी जरा ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि काजल लगाने से उसके पार्टिकल्स आंख में जाके और इन्फ्लेम कर सकते हैं, बीमारी को बढ़ा सकते हैं। एक बहुत जरूरी चीज जो हमने कोविड के टाइम में एक्चुअली सीखी थी, वो हाथों को साफ रखना है। हाथ साफ आपको इसलिए रखने हैं क्योंकि जब आंख में इन्फ्लेमेशन होती है, आंख में इरिटेशन होती है, तो हम ज्यादातर आंखों को रगड़ते हैं। और दूसरा, जब आप आई ड्रॉप्स डालते हैं उससे पहले भी बहुत जरूरी है कि आप हाथ अच्छी तरह से साफ रखें, धो के रखें। आंखों को ज्यादा छूना नहीं है, रगड़ना नहीं है, उससे बीमारी बढ़ेगी। धूम्रपान, जो स्मोकिंग है, वो रेटिना को डैमेज करता है, तो इसलिए आंख जो ऑलरेडी कमजोर है, इन्फ्लेम्ड है, उसमें रेटिना में डैमेज होने का डर रह सकता है। और इससे बचने के लिए स्मोकिंग छोड़ना अति आवश्यक बनता है। और स्पेशली जो लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं, जनरली हम डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि जब एक्टिव इन्फ्लेमेशन हो तो कॉन्टैक्ट लेंसेज ना पहने, उससे इरिटेशन होता है। अगर बहुत ही जरूरत पड़ती है तो अच्छी तरह से, बिल्कुल फुल प्रिकॉशन के साथ, क्लीन तरीके से आपको पहनना है। लेकिन ज्यादातर एडवाइस ये है कि आप उस दौरान कॉन्टैक्ट लेंस ना पहने। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो निगलेक्ट होती है वो टेक्निक है आई ड्रॉप्स डालने की जो टेक्निक है। इस पे जरा ध्यान रखें। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हाथ को अच्छी तरह से साफ रखना, नहीं तो इन्फेक्शन आपके आंख में जा सकता है। आंख ऑलरेडी कमजोर है, लेयर्स इन्फ्लेम्ड है, कोई इन्फेक्शन अंदर जा सकता है। हेड को पीछे टिल्ट करें, लोअर लिड को आप नीचे करें, उसी के अंदर जो जो पॉकेट बनता है वहाँ आई ड्रॉप्स डालें, और थोड़ी देर बंद करके, करीब 40 से 60 सेकंड बंद करके रखें, ताकि आई ड्रॉप्स का पूरा असर हो जाए। तो ये रही आई से संबंधित जानकारी। दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारा स्किन है। तो कहते हैं स्किन जो है पूरे बॉडी की हेल्थ को दर्शाता है। स्किन इज अ मिरर टू योर इंटरनल ऑर्गन्स, योर इंटरनल हेल्थ। तो जो भी आंतरिक बीमारी होती है कई बार स्किन से पता लगती है। और इसके लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, बीच का डर्मिस है, और नीचे जो हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। ये हमारे जो स्किन के जो जो हेयर फॉलिकल्स कहा जाते हैं, और इसमें ब्लड वेसल्स रहते हैं डर्मिस के अंदर। तो जो स्किन की बीमारियां हैं वो कई प्रकार की होती हैं जो आर्थराइटिस से रिलेटेड हैं। एक सोरियासिस है जो सोरियाटिक आर्थराइटिस के साथ रिलेटेड है। एक नेल पिटिंग है जो सोरियासिस के साथ ही आती है, वो आपको दिख जाता है उंगलियों उंगलियों में, और पैरों के जो नाखून हैं उनमें से छेद, जैसे जैसे किसी ने सुई से दबा रखा हो। केरोटोडर्मा, कई बार पैर पे ऊपर घाव बन जाते हैं। पायोडर्मा बहुत रेयरली। और एरिथीमा नोडोजम, ये कुछ बीमारियां हैं जो कॉमनली हम देख सकते हैं आर्थराइटिस के बैकग्राउंड में। तो सबसे कॉमन चीज हम देखते हैं जो स्किन प्रॉब्लम आती है वो सोरियासिस है, जिसमें सिल्वरी, चांदी जैसे स्केल्स बनते हैं लाली के ऊपर। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो स्किन का जो लेयर है, नॉर्मली जो सेल्स जो निचले भाग से ऊपर की भाग तक करीब महीने भर में आने चाहिए, वो करीब 7 दिन में टर्नओवर होते हैं। तो पूरा स्किन जो एक्स्ट्रा बन रहा है वो एकदम बंच अप हो जाता है आपके सरफेस के ऊपर। और उसी में स्केलिंग होती है, वो स्केलिंग पपड़ी निकलती रहती है, इरिटेशन होता है, दर्द होता है। और जब आप पपड़ी को खुजलाते हैं तो उसमें खून निकलता है। और सोरियासिस कई जगहों पे हो सकता है, ज्यादातर स्कैल्प पे हम लोग मिस करते हैं। और अगर हम स्कैल्प में सोरियासिस पकड़ते हैं और पेशेंट कहता है कि हमें सोरिया आर्थराइटिस है, तो सीधे सोरियाटिक आर्थराइटिस का डायग्नोसिस बन सकता है। बाकी नेल पिटिंग तो मैंने आपको कह दिया था, ये सोरियासिस के साथ इन्वॉल्व है। कई बार ये फंगल इन्फेक्शन के साथ कंफ्यूज हो जाता है। केरेटोडर्मा, जो पैर पे घाव बनते हैं कई बार, ये रिएक्टिव आर्थराइटिस में होते हैं। कई बार पेट के इन्फेक्शन के बाद ऐसे रैश आ सकते हैं, या लिंग के ऊपर गुप्तांग की तरफ रैश आ सकते हैं।
तो ये केरोटोडर्मा होता है और उसके भी अलग किस्म के वेरिएंट्स होते हैं। पायोडर्मा एक बीमारी है जिसमें ऐसे अल्सर जैसे घाव हो जाते हैं, जो आप बीच वाले फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं। और ये ज्यादातर जो पेट के साथ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज आर्थराइटिस है, उसके साथ कई बार आपको दिख जाता है। और फिर एरिथीमा नोडोजम है जो कई बीमारियों में मिलता है, बट ये भी आपको पेट की बीमारी के साथ या जो आर्थराइटिस होता है के साथ आपको दिख सकता है। तो ये सारी जो स्किन चीजें हम पकड़ते हैं उससे आइडिया हो जाता है, जब पेशेंट आता है कहता है मैं आर्थराइटिस है, तो ये हमें क्लू देता है कि ये हम किसी अंडरलाइंग सिस्टमिक आर्थराइटिस या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के वेरिएंट से डील कर रहे हैं। और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में हम जैसे कॉम्प्लिकेशन ऐसे आते हैं, तो हम कम से कम 1+1=2 अपने दिमाग में जोड़ सकते हैं कि हाँ ये इसके साथ ही रिलेटेड है और कोई और चीज नहीं है। और कुछ अलग से रोग होते हैं जो उपचार से संबंधित, जो ट्रीटमेंट रिलेटेड होते हैं। तो कई बार हम जो सोरियासिस या केराटोडर्मा या पायोडर्मा के लिए जो ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, उससे कई बार जैसे स्टेरॉइड्स अगर बहुत समय तक दिया तो उसमें हर्पीज जोस्टर हो सकता है, जो चिकन पॉक्स के वायरस का रिएक्टिवेशन होता है। बॉडी के अंदर ये निकलते हैं और ऐसे छोटे 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 से दाने एक ही लाइन में आपको नजर आते हैं। फॉलिकुलाइटिस है जो नॉर्मली जो एरी वाले एरियाज में आप देखते हैं छोटे इन्फेक्शन या घाव जैसे बन जाते हैं। और सेल्यूलाइटिस होता है, कहीं छोटी सी चोट लग जाए और वो फैल जाए, तो ये इसलिए होता है कि बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, क्योंकि हमने बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनोसप्रेसिव दिए हैं या ट्रीटमेंट दिए हैं। ये साइड इफेक्ट्स हम कॉमनली देखते हैं। और आप लोग में से जो जो हमारे पेशेंट्स हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के, जिनको बायोलॉजिक्स या बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यूनोसप्रेसिव पे डाला हुआ है, आप लोगों ने भी इसको सहा होगा। तो उसका डायग्नोसिस एक तो बैकग्राउंड से पता लगता है कि अगर आपको ऑलरेडी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या सोरियाटिक आर्थराइटिस है, इस तरह का अगर आपको रैश अगर दिखाई दे, तो हम कह सकते हैं हाँ यस दिस इज रिलेटेड टू योर आर्थराइटिस। कोई आंत्र रोग है, जो पेट में लूज मोशंस हैं या म्यूकस निकलता है, ब्लड निकलता है, उससे हमको आइडिया मिल जाता है कि हम आर्थराइटिस वाली बीमारी या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस या स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस से डील कर रहे हैं। कुछ रीसेंट इन्फेक्शन है उसके बाद अगर आर्थराइटिस होता है या स्किन डिजीज होती है, इससे हमें आइडिया हो जाता है कि रिएक्टिव आर्थराइटिस हो सकता है शायद। अब स्टेरॉयड आदि की उपयोग की हिस्ट्री जब आप लेते हैं, तो हम गेस कर सकते हैं कि हाँ ये स्किन डिजीज स्टेरॉयड रिलेटेड है। और जो फैमिली हिस्ट्री है उससे पता लग जाता है, जैसे स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस फैमिलीज में हो सकता है, सोरियाटिक आर्थराइटिस अगर फादर को है और बच्चा अगर हिस्ट्री देता है कि हमें ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम गेस कर सकते हैं कि हाँ ये सेम बीमारी हो सकती है। थोड़ा कॉमनली हम जांच करते हैं सीआरपी और ईएसआर, जब हाई होता है इसका मतलब डिजीज एक्टिविटी हाई है। एक्सरे एमआरआई से स्पाइन और बाकी बोन्स के हेल्थ में पता लग जाता है। जब त्वचा का हमको आइडिया नहीं होता है कि किससे हम डील कर रहे हैं, इज इट रिलेटेड टू आर्थराइटिस, इज इट नॉट रिलेटेड, तो कई बार त्वचा की बायोप्सी करनी पड़ती है। जैसे पंच बायोप्सी आप देख रहे हो उस फोटोग्राफ में, एक टुकड़ा लेना पड़ता है और उससे आइडिया हो जाता है कि हम किस बीमारी से डील कर रहे हैं। और बाकी नेल कतरन की जो माइक्रोस्कोपी है उससे पता लग जाता है कि हम कोई फंगल बीमारी तो नहीं है, ये सिर्फ सोरियाटिक आर्थराइटिस है, कोई फंगल बीमारी तो नहीं है। तो जैसे हमने डिस्कस किया था आंख के साथ त्वचा के साथ सेम है। जो ट्रीटमेंट है, सबसे पहले तो समग्र बीमारी का इलाज करें, तो उसमें पेन किलर्स है, मीथोट्रेक्सेट ज्यादातर हम देते हैं। और अगर बहुत ज्यादा बीमारी बढ़ती है तो बायोलॉजिकल्स एंड फिजियोथेरेपी ऑफ कोर्स। स्पाइन जब अकड़ जाती है तो एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं। जो त्वचा की सूजन कम करने के लिए बहुत सारी दवाई होती है, और इसमें से एडवाइजेबल ये है कि जो आपके स्किन स्पेशलिस्ट हैं उनको भी आप इन्वॉल्व करें। कुछ विटामिन डी कैल्सिपोट्रायोल के प्रिपरेशंस होते हैं, यूवीए यूवीबी के साथ हम स्किन प्रिपरेशंस देते हैं, अल्ट्रावायलेट जो लाइट के साथ। टॉपिकल स्टेरॉइड्स होते हैं, और जब वो काम नहीं करते तो कई बार ओरल स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये ज्यादातर सोरियासिस में हम अवॉइड करते हैं ओरल स्टेरॉइड देना, क्योंकि इससे बीमारी कई कई बार बढ़ जाती है। ये ज्यादातर टॉपिकल पे रखते हैं। उसके बाद मीथोट्रेक्सेट का काम आता है। और फिर बायोलॉजिक्स, जैसे आपने देखा था हम इन्फ्लिक्सीमैब यूज करते हैं डिजीज के लिए, तो सेकोकिनुमैब जैसे बायोलॉजिक्स है वो ज्यादातर स्किन में, प्रिडोमिनेटली स्किन में ज्यादा इफेक्ट दिखाते हैं ये। बाकी उपचार संबंधित जो डिजीजेस हैं, जैसे हर्पीस के लिए हम एसाइक्लोवीर यूज करते हैं, जो एंटीवायरल है।
एंटीबायोटिक क्रीम फॉर सेल्यूलाइटिस एंड फॉलिकुलाइटिस, कुछ लोशंस, एंटी एलर्जिक्स, खुजली कम करने के लिए, और जहां जरूरत पड़ती है वहां स्टेरॉइड की भी जरूरत पड़ सकती है, बट ये कम हम यूज करते हैं इसको। तो अगेन, जैसे पिछले बार दिखाया था, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड त्वचा का स्वास्थ्य बना के रखना। त्वचा को धूप से बचाएं, जैसे हम लूपस एसएलई के पेशेंट्स को बताते हैं कि धूप से बचें। इस कंडीशन में भी जब आप स्किन रैश हो तो धूप से बचा जाए, इससे इरिटेशन कम होगी और त्वचा को हील करने में मदद मिलेगी। एक्सरसाइज, चलना स्पेशली, और स्विमिंग, तैरना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी एक्सरसाइजेज हैं जो डिजीज को कंट्रोल करती हैं, एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं। अच्छा आहार, मतलब फल, सब्जियां, दाल और अनाज, जो हम कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट जो बोलते हैं, इससे बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम होता है, बॉडी की हीट जो अंदर जो कहते हैं बॉडी के जो केमिकल्स हैं उनको शायद किसी तरह से बैलेंस करते होंगे। पर्याप्त नींद जहाँ तक हो सके, और जब दवाइयाँ असरदार होंगी, जितनी असरदार होंगी उतनी नींद अच्छी आएगी। अल्कोहल और स्मोकिंग से बचें, और सबसे जरूरी तनाव कम करें। योगा, ध्यान वगैरह जो मेडिटेशन की वेरियस प्रैक्टिसेस हैं, वो अगर आप यूज करें तो उससे आपकी बीमारी का भी कंट्रोल रह सकता है। क्यों? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अमोल अटल जी, इस टॉपिक को इतने डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, और अब मैं डॉक्टर नीरज जैन को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। Dr. Neeraj Jain, holding qualification including DNB, FACR, FRCP, Edinburgh, serves as a professor at GRI, PMER, and holds the esteemed position of Vice Chairman and Senior Consultant in the Department of Rheumatology and Clinical Immunology at Sir Gangaram Hospital in New Delhi. With a distinguished career, Dr. Jain's expertise lies in rheumatology. He is a member of the British Society of Rheumatology and has completed fellowship at the Royal National Hospital for Rheumatic Diseases in Bath, UK, and King Edward Memorial Hospital in Mumbai, India. Additionally, Dr. Jain is an active member of the Indian Rheumatology Association and holds the position of treasurer at the Delhi Rheumatology Association. I request Dr. Neeraj Jain कि वे अपने टॉपिक हार्ट एंड किडनी हेल्थ इन एएस के बारे में हमें बताएं। डॉक्टर नीरज जैन, ओवर टू यू। Uh, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रवीण एंड टीम फॉर द दिस काइंड इनविटेशन। और दिल्ली से आपके साथ लोगों के साथ कनेक्ट करना मेरा सौभाग्य ये है कि एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हम शेयर कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे से हम बात कर पा रहे हैं। देखें कि इससे क्या क्या अच्छा निष्कर्ष निकलता है पेशेंट के बेनिफिट के लिए। सो जो टॉपिक मुझे दिया गया है वो है हार्ट एंड किडनी हेल्थ इन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। जैसा कि अभी डॉक्टर अटल ने बताया, जो आई और जो स्किन है, जो चमड़ी है, वो बहुत कॉमन मैनिफेस्टेशन है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के जॉइंट्स के अलावा। सो एक ब्रॉड ओवरव्यू अगर देखें नेक्स्ट 2-3 स्लाइड्स में, तो जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ग्रुप का पार्ट है जिसको हम लोग स्पॉन्डिलर आर्थराइटिस बोलते हैं, जिसमें कि जैसे डॉक्टर अटल ने बताया सोरियाटिक आर्थराइटिस होता है, रिएक्टिव आर्थराइटिस होता है, कुछ पेट से दिक्कत होने के कारण जोड़ों पे असर आता है, उसको हम लोग आईबीडी एसोसिएटेड आर्थराइटिस बोलते हैं। कुछ बच्चों में आर्थराइटिस होता है जिसको जुवेनाइल आर्थराइटिस बोलते हैं, और कुछ होते हैं जिसको हम क्लासीफाई नहीं कर पाते, तो वो अनडिफरेंशिएटेड आर्थराइटिस होता है। सो आप सब लोगों को पता है कि आपका जो मेन एंकालोजिंग का पार्ट होता है वो सैक्रोइलाइटिस होता है, क्योंकि बैक पेन होता है, कुछ लोगों को घुटने एंकल सूजते हैं, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो नॉर्मली मिस नहीं होना चाहिए वो है कि जॉइंट्स के अलावा और क्या क्या हो सकता है एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को पेशेंट को। सो केवल जो डिस्कशन है और जो हम लोगों को समझना है आपस में डॉक्टर को और पेशेंट को, वो कि क्या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डायरेक्टली ऐसा करता है कि अलग अलग ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है, या कुछ और सिस्टम है जो इसमें रोल प्ले करता है। सो बहुत रिसर्च चल रही है इस बारे में कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट, जो बहुत पुरानी बात करें अगर 20 साल पुरानी, तो ज़्यादा दवाइयाँ नहीं थी, लेकिन अब जितनी दवाइयाँ हम पे आ गई हैं उतना लोग ज़्यादा जी रहे हैं। और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो साथ में जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम ये भी बढ़ती हैं। तो ऐसे ही हो रहा है। तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अगर कंट्रोल नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हमें और कोई दिक्कत हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो डिस्कशन यही है।
तो जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ये इनको बैक पेन होता है, किसी को घुटने में सूजन आती है, किसी की एड़ियों में सूजन, सोरेसिस होना, फिर हम लोग जैसे सब लोग मिलके एक्सरे कराते हैं, कभी एमआरआई कराते हैं, फिर कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, और कुछ पेन किलर्स होते हैं जिनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो हमारे लिए ये होता है कि हाँ, ये बीमारी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की तरफ जा रही है। अब बात आती है कि क्या इसके अलावा भी कुछ और दिक्कत हो सकती है। नॉर्मली आप लोग जैसे बोलते हैं कि आपको फटीग हो, आपको बहुत थकान थकान होती है, आपकी आंखों में रेडनेस आती है, गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, कुछ लोगों को डायरियाज होते हैं, किसके कमर में दर्द होता है। जो हमको पकड़ना है और जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, वो है हमारा हार्ट, हमारा दिल, हमारे किडनी, जो हमारे गुर्दे होते हैं। क्योंकि अगर किसी की लाइफ का कोई इशू होता है तो उसको हार्ट का ही याद आता है। तो अगर हार्ट को हम कैसे एक अच्छा रख सकते हैं, क्या हम केवल जोड़ों को ही देखते रहें? ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एज ए डॉक्टर हमें हार्ट का भी ध्यान देना है, हमें किडनी का भी ध्यान देना है, हमें चमड़ी का भी ध्यान देना है, हमें आंखों पे भी ध्यान देना है। तो अगर जब हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं तो हम साथ साथ ये भी देखते हैं कि हमारी बीमारी उसको भी कंट्रोल करें, कहीं हमारी बीमारी हार्ट को असर तो नहीं कर रही है, दिल को असर तो नहीं कर रही है। क्या क्या ऐसे चीजें हो सकती हैं दिल में जो हमें ध्यान रखनी है, जो हम आप लोगों को भी बता सकें कि अगर कभी आपको ऐसा हो रहा है तो आप हमें अलर्ट करें। तो वो मैं सब चीज़ें नेक्स्ट 10-15 स्लाइड्स में ये डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या ओवर यूज, जस्ट कि कैसे कैसे आपको अलर्ट रहना है, और जिससे कि आप हमें क्विकली बता सकें जब भी आप फॉलोअप पे आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को दिल की धड़कन तेज हो रही है, मेरी सांस फूल रही है। तो ये सब अलर्ट होते हैं जो हमको भी अलर्ट करते हैं कि हाँ, हम इस पे ध्यान दें। तो जैसे कि अगर आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि जो हार्ट होता है उसके एक तो 4 चैम्बर होते हैं, फिर कुछ खून की नाड़ियां होती है जो हमारे पूरे शरीर को सप्लाई करती है। तो हमें देखना है कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहाँ कहाँ पे असर कर सकता है। तो ऐसे जैसे बताया कि मेनली जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कमर की बीमारी है। सो अंदाजन ये देखा गया है कि 2 से 10% लोगों को जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है उनको दिल की बीमारियां हो सकती हैं। तो वो ऐसा होता है कि जितना लॉन्ग टर्म हमारा एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस चलेगा, ये थोड़े थोड़े चांसेस बढ़ते जाते हैं। सो जैसा मैंने कहा कि रेगुलर हार्ट चेकअप्स हमारे जरूरी होते जाते हैं। सेल्फ मॉनिटरिंग मतलब आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे डॉक्टर अटल ने बताया हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये सब हमारे को सीरियस हार्ट कंडीशन होने से बचाते हैं। सो आज के टाइम में जितना जल्दी आप पकड़ सकते हो उतना सब चीज़ें अच्छी होती है। जिससे बीमारी बढ़े उससे पहले हमें अलर्ट होना है। सो जैसे मैंने कहा कि क्या व्हाट कॉजेज हार्ट डिसीज, मतलब क्या ऐसा है कि जो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हार्ट डिसीज करता है। आज तक हमें किसी को नहीं पता, बहुत सारी रिसर्च चल रही है बट स्टिल अभी अनक्लियर है। लेकिन यस, ये हमें जरूर पता है कि एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसे आपका जोड़ों पे इन्फ्लेमेशन कर रहा है। जैसे जोड़ों में इन्फ्लेमेशन का हिंदी वर्ड नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे बोलते हैं कि वहाँ बहुत आग लग रही है उस जोड़ों में, जैसे कि कमर के जोड़ों में, रीढ़ की हड्डी में, जोड़ों में। तो वही इन्फ्लेमेशन हमारी हार्ट की, जो दिल की जो वो है, ब्लड खून की नाड़ियां हैं या खून जो वहाँ पे वॉल्व है, वो वहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन करता है। सो अगर हमारा एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कंट्रोल नहीं रहेगा तो ये दिक्कत हमारे को आ सकती है, यही हमें देखना है। सो मैंने यही बोला है कि अभी देखते हैं क्या क्या हो सकता है। जैसे कॉमनली एओर्टाइटिस, एओर्टाइटिस मतलब जो हमारी खून की जो जो हार्ट से, जो दिल से जो एक बड़ी नाड़ी निकलती है जो पूरे शरीर को सप्लाई करती है, उसको बोलते हैं एओर्टा। ये सबसे जरूरी हमारी खून की नाड़ियां हैं। सो बहुत बार इसका इन्फ्लेमेशन जो होता है उसको बोलते हैं एओर्टाइटिस। तो इसमें क्या होगा कि अगर मान लो कि उसका बार 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 इन्फ्लेमेशन होने से उसमें क्या हो जाएगा, वॉल जो है वो ढीली पड़ सकती है। तो दो चीजें होती है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन और एओर्टिक स्टेनोसिस। तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन का मतलब होता है जो वॉल्व होती है वो बंद नहीं हो पाती पूरी, तो जो जैसे कि जो खून का बहाव ऊपर गया तो कुछ खून का बहाव वापस हार्ट में आ जाता है, जो उसके चैम्बर में आ जाता है। स्टेनोसिस का मतलब होता है कि वो सकड़ी हो गई, वो नैरो हो गई, तो हमारा ब्लड फ्लो जा ही नहीं पाएगा। तो होगा क्या, जब आपको आपकी शरीर को जब सप्लाई, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, मान लो आप बहुत काम कर रहे हो, उसके प्रोपोर्शनेट आपका हार्ट आपको सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो आपको क्या होगा, छाती में दर्द हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको सांस फूल सकता है। सो देखिए, मतलब जब भी आपको कभी ऐसा लगने लगे, अरे मेरा तो बहुत चक्कर आ रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था, मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ मेरी सांस फूल जा रही है, मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ या थोड़ा चल रहा हूँ मेरे को छाती में दर्द हो रहा है। सो आप लोगों को जब पता होगा तो आप अलर्ट होंगे, है ना। हमारा पर्पस डिस्कस करने का यही है कि आप लोगों को खुद अलर्ट करना है, खुद आपको समझदार बनना है कि ऐसे ऐसे सिम्टम आए तो आप अलर्ट हो जाइए। दूसरा है, ये तो था कि जो खून की नाड़ियों में दिक्कत आती है। अब जो हमारे जैसे कि घर में हमारे जो बिजली की सप्लाई होती है, ऐसी हार्ट में भी सप्लाई होती है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बोलते हैं, जो वहाँ पे करंट चलता है। तो बहुत बार क्या होता है, वो जो खून की नाड़ी, जो करंट की जो रस्सियाँ होती है उसमें दिक्कत आने लगती है। तो कभी कभी दिल बहुत तेज भागने लगता है, कभी वो गड़बड़ होने लगता है, कभी ऊपर नीचे होने लगता है। तो आप लोगों को क्या दिक्कत हो सकती है, छाती में दर्द हो सकता है,
आपको थकान हो सकती है। कभी कभी आप लोग में से कोई बोलता है डॉक्टर साहब मेरा दिल एकदम धड़ 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 धक धक कर रहा था, तो मतलब उसको फ्लटरी बोलते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज तेज मेरा दिल चल रहा है, और रात को सोते समय बहुत सारे मरीज जुड़ जाते हैं कि उनको दिल की धड़कन एकदम तेज लगने लगती है। बहुत लोगों को चक्कर आने लगते हैं कि अगर उनकी सप्लाई, उनकी जो करंट नहीं जाएगा प्रॉपर, तो बहुत बार, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि किसी को एकदम हार्ट का अरेस्ट, दिल का धड़कन ही रुक जाए। तो इसलिए हम सबको अलर्ट होना है। एक और कंडीशन होती है कार्डियोमायोपैथी। मायोपैथी मतलब जो खून, जो हमारा जो दिल है वो एक मांसपेशी है। तो बहुत बार क्या होता है कि अगर मांसपेशी में कोई दिक्कत आने लगे, मांसपेशी में खुरदरापन आने लगे, मांसपेशियां थोड़ी ढीली पड़ने लगे, तो जो पंपिंग होती है, जैसे एक गुब्बारा होता है, अगर उसको हम दबाएंगे तो वो आगे सप्लाई करता है। लेकिन अगर उसकी जो वॉल दीवार है उसी में ही दिक्कत हो जाए तो वो सप्लाई नहीं करेगा। तो वो सप्लाई नहीं करेगा तो क्या होगा, आपको सांस फूलेगा। और ऐसे करने से जब आपको दिक्कत होने लगती है तो आपके पैरों में सूजन आने लगती है, आपका पेट सूजने लगता है। तो ये ध्यान रखिए, कभी आपको लगने लगे कि बहुत टाइम से मेरा पैरों में सूजन ही नहीं जा रही है, भाई क्या हो सकता है, क्यों नहीं जा रही सूजन? तो सूजन इसलिए भी नहीं जा सकती है कि आपका जो हार्ट की पंपिंग बराबर नहीं हो रही है। आपको छाती में दर्द हो सकता है, थकान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कभी मत ये सोचिएगा कि थकान को आप लाइटली नहीं लीजिएगा। हाँ, एक दो दिन चलता है, थकान हो गई कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको लगने लगे कि अरे मेरा तो सब कुछ ठीक है फिर भी मैं थक रहा हूँ, क्या बात है, तो हो सकता है कि आपके हार्ट में दिक्कत आ रही हो, तो आपको अलर्ट होना है। फिर कुछ मरीज जिनके पानी भरने लगता है वो बोलते हैं जब हम लेटते हैं तो एकदम खांसी आ जाती है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत बार जो हार्ट का, जो दिल का जो चीज होती है, जो फ्लूइड होता है वो लंग्स में जाता है, तो उनको खांसी आ जाती है। सो हमें इसलिए ध्यान रखना है कि अगर हम इसको ध्यान नहीं रखेंगे कि जो दिल की जो मांसपेशियां हैं, तो हमारा हार्ट की फेलियर होने लगता है, इसको हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। सो मैसेज ये है कि आपको जल्दी से जल्दी इस पे अलर्ट होना है। अब ये इस्चेमिक हार्ट डिसीज जो आप बोलते हैं कि मेरे को हार्ट अटैक आ गया, ये तो बहुत कॉमन है, हार्ट अटैक आना बहुत लोगों को होता है। लेकिन हाँ, अगर हम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट के देखें तो उनको भी ये पॉसिबिलिटी होती है कि उनकी खून की नाड़ियाँ, मान लो कि आपकी एज जैसे जैसे ज़्यादा होती जाती है तो एज रिलेटेड अपना इफेक्ट तो आ ही रहा है उम्र के साथ से, तो बट हाँ, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट, मान लो घर में एक या दो मेंबर किसी को ऐसी हिस्ट्री है, तो आपको बहुत अलर्ट होना है। छाती में दर्द हो रहा है, छाती पे जकड़न होने लगे, आपको सांस फूलने लगे, आप फट से अलर्ट हो जाइए। तो ये एक ब्रॉड ओवरव्यू था कि क्या क्या हो सकता है। आपकी जो वॉल्स हैं उसमें दिक्कत आ सकती है, आपका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है हार्ट का उसमें दिक्कत आ सकती है, आपके जो हार्ट, जो दिल की जो मांसपेशी है उसमें दिक्कत आ सकती है। तो आप क्या कर सकते हैं इसको बचाव के लिए? ये तो हमने बोला कि आपको कब अलर्ट होना है। लेकिन जैसे डॉक्टर अटल ने बताया कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल, एक बढ़िया खाना खाना है, तो डेफिनेटली ऐसा खाना खाइए जिसमें ट्रांस और सैचुरेटेड फैट्स कम हो। आप फल सब्जियां ज़्यादा खाइए, ग्रेन्स ज़्यादा खाइए, और अपना जो एलडीएल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको कम रखना है आपको, इतना याद रखिए। क्योंकि अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो वो कतले जमा होंगे आपकी खून की नाड़ियों में, फिर आपके खून की सप्लाई कम होगी। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सब अपने मरीजों को जरूर बोलता हूँ, डॉक्टर पाटिल और सब लोग भी यही बोलते हैं कि आप कम से कम 30-40 मिनट डेली चलें, हफ्ते में कम से कम 5 दिन जरूर चलें। स्विमिंग, एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट को वॉक और स्विमिंग बहुत ध्यान रखना चाहिए। ऐसी डाइट लें जिससे कि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़े। फिर आती है नींद। नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में नहीं, बाकी बीमारियों में भी नींद का बहुत बड़ा रोल है। इसको जरूर ध्यान रखें कि आपको सोना है प्रॉपर 6 to 8 आवर्स, मतलब 6 से 8 घंटे जरूर सोएं आप। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं सबको बोलता हूँ कि नो स्मोकिंग। स्मोकिंग शुड बी, मतलब बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू बिल्कुल सेवन ना करें। ड्रिंक्स बिल्कुल अवॉइड करें तो बेस्ट है, बट स्मोकिंग तो बिल्कुल ही बंद रखना है। अब आपको क्या ये है कि आपको क्या क्या अपना ध्यान रखना है, जस्ट मैं समराइज कर रहा हूँ। आपकी सांस फूले, आप ध्यान रखिए। आपको चक्कर आने लगे, सिर हल्का लगने लगे, ध्यान रखिए। छाती में तो डेफिनेटली हम लोग सब अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन कभी एकदम दिल आपका एकदम लग रहा है कि एकदम मेरा दिल भाग रहा है, धक 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 कर रहा है, तो आप अलर्ट रहिए। पैरों में अगर आपको लग रहा है सूजन आ रही है और कोई और कारण नहीं है, फिर अलर्ट हो जाइए। थकान, थकान अनएक्सप्लेन थकान, बिल्कुल अलर्ट होना है। फिर आता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं कि अगर आपको लगने लगे कि बाकी, कुछ डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ देते हैं, आपकी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए बोलते हैं, ये सब बहुत जरूरी होता है। बहुत बार हमें वॉल्स अगर खराब होने लगे, हमारी वॉल्स बिल्कुल टाइट होने लगे, तो हमें एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट में ऑपरेशन की तरफ बढ़ना पड़ता है। हमें वॉल को थोड़ा सा ढीला करके खोलना पड़ता है जिससे कि वो सप्लाई मिलती रहे। तो ये एक ब्रॉड ओवरव्यू, एक मोटा मोटी है, मैंने आपको हार्ट के बारे में बताया कि आपको क्या क्या दिक्कत हो सकती है, कब कब आपको अलर्ट होना है। अब नेक्स्ट 5-7 स्लाइड में हम देखते हैं कि भाई अब जो दिल जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही तो गुर्दा इंपॉर्टेंट है। सो हमारे लिए लाइफ में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल और गुर्दा। तो इसका हमें बहुत ध्यान रखना है।
तो रिसर्च ये बताती है कि क्या, हमने क्वेश्चन ये है कि क्या एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डायरेक्टली किडनी को असर करता है। बहुत डिस्कशंस हुए हैं हमारे इंडिया में, इतनी मीटिंग्स होती हैं, हम बहुत डिस्कस करते हैं आपस में क्या क्या हो सकता है। रिसर्च ने बताया कि हाँ, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का असर किडनी पे आ सकता है, लेकिन वो इतना कॉमन नहीं है जितना आई का इन्वॉल्वमेंट, जितना स्किन का इन्वॉल्वमेंट, जितना हमारी आंतों का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो इतना कॉमन किडनी पे नहीं होता है। सो आप लोगों को बहुत डरना नहीं है कि एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया कि मेरी किडनी पर, मेरे गुर्दों पे असर आ जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत कॉमन नहीं है। अब क्या क्या हो सकता है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अमाइलोडोसिस। तो अमाइलोडोसिस एक बहुत कॉमन वैसे बीमारी है, और जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी होता है। तो इसमें क्या होता है, जब हमारे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होती है तो कोई कारणवश बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा बनने लगता है। सो वो प्रोटीन धीरे धीरे कुछ टाइम में जा जाके वो गुर्दे की जो जो फिल्टर्स होते हैं वहाँ जाके जमा हो जाता है। तो हमारे गुर्दे कम काम करने लगते हैं। तो अल्टीमेटली जाके क्या होगा कि वो एक अमाइलोडोसिस बीमारी हो जाती है, फिर उसकी कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अपने आप में भी एक क्रॉनिक किडनी डिसीज कर सकता है। रिसर्च ने ये बताया है कि हाँ, डेफिनेटली ये एक कॉमन चीज है जो कर सकती है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये 10% के आसपास होता है, कुछ बोलते हैं 20% के आसपास होता है। बट बाकी रोमेटोलॉजिस्ट जो मेरे साथ अभी इन्वॉल्व है वो जरूर एग्री करेंगे कि वो इतना कॉमन नहीं है किडनी डिसीज। जैसे कि अब सब लोगों को एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि जो हम पेन किलर्स लेते हैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में किडनी डिसीज करती है। नहीं, ये बहुत गलत है। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जो पेन किलर हम लोग देते हैं वो हम बहुत लंबा देते हैं, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन कम करता है। अगर हम मान लो इन्फ्लेमेशन नहीं कम करेंगे तो ज़्यादा चांसेस होते हैं गुर्दे पे या अलग दूसरे अंगों पे असर आने के लिए। तो यही एक बीमारी है जिसमें हमें लंबा पेन किलर्स देना है। जैसे आपने देखा होगा, आप लोग इटोरिकॉक्सिब, नेप्रोक्सिन, इंडोमेथासिन दवाइयाँ खाते हैं। हमारे पेशेंट बहुत पूछते हैं, डॉक्टर साहब हम खाएंगे गुर्दे खराब हो जाएंगे। तो हमें उन्हें समझाना पड़ता है कि नहीं, ये एक बीमारी है जिसमें हमें गुर्दा, इसकी एक दवाई है जो आपको रेगुलर लेनी है। हाँ, मॉनिटरिंग तो हम करेंगे, ऐसा नहीं है। सो हम 2-2 3-3 महीने में जरूर मॉनिटर करते हैं, जिससे कि आपको भी संतुष्टि रहे और हमें भी संतुष्टि रहे। यस। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे ब्लड प्रेशर, बहुत हमें कंट्रोल में रखना है। बहुत सारे लोग हम लोग हमारे पास आते हैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के, जो डॉक्टर साहब बगल में कोई रहता था, उसने बोला ये पुड़िया खा लेते हैं जी, वो पुड़िया खा के हमें आराम तो बहुत आ रहा है। तो वो देसी दवाइयाँ होती है, हमने बहुत बार उन देसी दवाइयों को प्रॉपर लैब में चेक कराया तो पता चला कि वो कुछ अजीब सी चीजें थी, उनका किडनी पे बहुत असर आता है। तो मैं आप सबसे एक ही गुजारिश करूंगा, प्लीज आप अपने डॉक्टर से मिलें, जो आपको पूरी सही सलाह देगा। भले ऐसा ना करें कि कोई भी कुछ बोल दे और आप उस, कोई भी बंदा जो उसको कोई ट्रेन नहीं है, कुछ नहीं है, वो आपको कोई पुड़िया दे देता है ना, पुड़िया पे कोई नाम लिखा है, उसमें कोई भस्म है, कोई पाउडर है, वो आपने खा लिया। तो बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं पेशेंट किडनी फेलियर करके आते हैं हमारे पास, कि डॉक्टर साहब फिर पता चलता है कि वो तो कोई आस पड़ोस या कहीं गांव में कहीं कोई किसी ने दवाई दे दी। शहर में भी बहुत हो गया है आजकल। तो आराम तो आपको आता है, बट हमें ये नहीं पता कि वो उसके अंदर क्या है। तो जो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या दवाई खा रहे हो, तो उससे हमारे लिए ईजी रहता है। फिर एक और बीमारी है जो ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, जिसको बोलते हैं हम आईजीए नेफ्रोपैथी। तो ये भी एक बीमारी है जिसमें बहुत एक इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है जो इन्फेक्शन के लिए होता है, वो जाके जब किडनी में जमा हो जाता है तो वो आईजीए नेफ्रोपैथी करता है। अब आती है बात कि क्या, जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि किन लोगों को हमें ध्यान रखना है, यस, आदमियों को ज़्यादा ध्यान रखना है बनिस्पत औरतों को। आदमियों में ज़्यादा किडनी डिसीज होती हैं। आप क्या दवाई खा रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या दवाई खा रहे हो। ठीक है। और दूसरे कॉम्प्लिकेशंस वो जरूर साथ साथ मैनेज करो, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखो। तो एज ए रोमाटोलॉजिस्ट हम लोग, ऐसा नहीं है कि भैया ब्लड प्रेशर नहीं देखेंगे, हम सबका ब्लड प्रेशर भी देखते हैं, हम यूरिन भी चेक करेंगे, हम उसका ईसीजी की जरूरत होगा तो ईसीजी भी करेंगे, इको की जरूरत होगा तो इको भी करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमें साथ साथ ध्यान रखनी पड़ती है। एक क्वेश्चन जो मैं यहाँ डालना चाहता हूँ कि बहुत पेशेंट्स हमारे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, क्या मुझे पथरी हो सकती है। सो हम लोगों ने देखा कि भाई ऐसा कोई हम पे बहुत बड़ा कोई डाटा नहीं है कि हमने बोला कि हाँ भाई एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से आपको पथरी हो सकती है। तो ये बोलते हैं कि थोड़ा सा इंसिडेंस ज़्यादा हो सकता है पथरी होने का। अब उसका कारण क्या है वो अभी तक किसी को नहीं पता है। दूसरा क्वेश्चन लोग बोलते हैं क्या हमें जो पेशाब की हमारी जो थैली है उसमें दिक्कत आ सकती है। तो वो एक न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन है। बहुत लोगों को एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को एक कंडीशन होती है जिसमें कॉर्ड, हमारी रीढ़ की हड्डी की जो नसें होती है नीचे वाली, उसमें दिक्कत आती है। तो बहुत लोगों को पेशाब का लीकेज या पेशाब रुकना हो सकता है, बट ये बहुत रेयर है। तो आपको इसमें ऐसा डरने की जरूरत नहीं है, बट हम इसलिए बता रहे हैं कि आप थोड़ा सा अलर्ट रहें, कभी दिक्कत हो तो हमें अपडेट करें। सो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप ट्रीटमेंट क्या क्या चल रहा है, आपकी दवाइयाँ क्या चल रही हैं,
एक पर्टिकुलर डॉक्टर को फॉलो करो, कुछ भी दिक्कत है आप उसको बताइए। तो इम्पॉर्टेंट मैसेज ये रहेगा कि आपका जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम्स, आपके इन्फ्लेमेशन अगर ठीक रहेंगे तो आपको किडनी ठीक रहेगी, तो उसमें हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं आएंगे। तो प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम? ऐसे कोई हम पे कोई ऐसा कोई दवाई नहीं है, कोई जादू नहीं है कि हम बोले कि हम पहले ही बचा सकते हैं आपके किडनी के इशू, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें बस एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान फॉलो करना है, अपने डॉक्टर से डिस्कशन करते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस एक लास्ट 2 स्लाइड, आपको कब एक डॉक्टर को बोलना है कि मुझे ऐसी दिक्कत हो रही है? कभी आपने नोटिस किया कि आपके जो पेशाब में खून आने लगे, आपका पेशाब लाल आने लगे, आपके पेशाब में बहुत झाग आ रहा है, आपको पेशाब करते हुए दिक्कत हो रही है, या कोई और पेशाब से रिलेटेड अगर आपको लग रहा है कि कोई नए सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप जरूर अलर्ट हुइए। तो टेक होम मैसेज यही रहेगा कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस किडनीज पे कभी कभी असर कर सकती हैं, तो ध्यान रखिए। हमारा इन्फ्लेमेशन हमारे को कंट्रोल में रखना है, जिससे हमें किडनी डिसीज कम से कम हो। और अपने डॉक्टर से एक डिस्कस करते रहिए, कोई भी आपको दिक्कत लगे उसको नोट करें, और जब भी आप डॉक्टर्स के पास जाएं उसको इन्फॉर्म करें। थैंक यू सर वेरी मच। ओवर टू यू मिस्टर भूषण। थैंक यू डॉक्टर नीरज जैन इस टॉपिक को इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। अब बढ़ते हैं एक अगले सेगमेंट की ओर। आज अभी हमारे साथ है डॉक्टर पार्थजीत दास। मैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। डॉक्टर पार्थजीत दास इज अ कंसल्टेंट रोमेटोलॉजिस्ट एंड physician with extensive qualification including MBBS, MD, FRCP London, FRCP Edinburgh, MRCP Rheumatology, CCST UK, and MSc Sports and Exercise Medicine. He serves as a consultant rheumatologist at Apollo Multi-Speciality Hospital in Kolkata and as an assistant professor at Ramakrishna Mission Seva Pratishthan, Kolkata. Previously, he held a position at King College Hospital. Bhushan, sorry to interrupt. His slide is not being displayed. Intro slide. डॉक्टर नीरज का ये अभी तक ये नहीं हुआ, एग्जिट नहीं हुआ है, तो मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी। I can't share as well. या आई एम नहीं नहीं Oh, मुझे- okay. मैं फिर से बोलूँगा। Dr. Parthajit is consultant rheumatologist and physician with extensive qualification including MBBS, MD, FRCP London, FRCP Edinburgh, MRCP Rheumatology, CCST UK, and MSc Sports and Exercise Medicine. He serves as a consultant rheumatologist at Apollo Multi-Speciality Hospital in Kolkata and as an assistant professor at Ramakrishna Mission Seva Pratishthan, Kolkata. Previously, he held position at King's College Hospital and Kettering General Hospital in the UK. Dr. Das has published in numerous peer-reviewed journals and co-authored chapter in national and international monographs. He was recognized as the teaching lead and awarded honorary lecturer at the University of Lancaster. Dr. Das holds an MSc in Sports and Exercise Medicine from the University of Nottingham and is a member of the WHO Rehabilitation Peer Review Group. He also served as an MRCP examiner. I request Dr. Parthajit Das कि वे अपने टॉपिक बोन हेल्थ इन एएस के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करें। डॉक्टर पार्थाजीत, ओवर टू यू। I think, am I audible? Yeah. Thank you, Dr. Patil and the entire team for the very warm welcome. And thanks for the very extensive introduction. A special thanks to Atal sir and Niraj sir for this very क्या बोलते हैं lucid talk, इतना सीधी तरह से explain करने के लिए. So as सब लोग ने बताया कि is a multi-organ disease, बहुत multi-organ effect होता है angstpon में, जैसे कि एक बोन भी बहुत बुरी तरह से और सिग्निफिकेंटली अफेक्ट हो सकता है. सो आई विल डिस्कस फ्यू थिंग्स. वन इज ये स्टैटिस्टिक्स क्या है, एपिडियम इतना कितना कॉमन है ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपेनिया एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं और कैसे हम एसेस कर सकते हैं फ्रैक्चर रिस्क वगैरह, एंड जब ये सब होता है हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं एंगस्पॉन पेशेंट्स को. तो जितने भी हम स्टैटिस्टिक्स है, मतलब देश विदेश में US UK में डेटा ज्यादा है इन कंपेयर टू इंडियन. इट्स ए सिग्निफिकेंट डिजीज.
ओवरऑल ऑस्टियोपोरोसिस जितने भी है अमेरिकन में ऑलमोस्ट 10 मिलियन अमेरिकन को ऑस्टियोपोरोसिस अफेक्टेड है। एंड ऑस्टियोपीनिया मतलब जिसमें हड्डी कमजोर होना जिसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, वो ऑस्टियोपीनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस इज वेरी प्रिवेलेंट, मतलब अराउंड 43 मिलियन सब्जेक्ट्स को है इन यूएस। यूके में जैसे बोलते हैं महिला में ये बीमारी सब बहुत कॉमन है, तो 1 in 2 महिला में ये होता है एंड 1 in 5 वुमेन कैन बी अफेक्टेड। सो बेसिकली इज वेरी वेरी कॉमन। इनका प्रॉब्लम जो होता है ऑस्टियोपोरोसिस एक साइलेंट डिजीज है। इनका मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई सिम्टम्स नहीं होता है, कोई पेन नहीं होता है, लेकिन पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो फ्रैक्चर लेके, सो वो स्पाइन फ्रैक्चर हो सकता है, हिप फ्रैक्चर हो सकता है। यूके डेटा जो बोलता है साल में अराउंड 70,000 हिप फ्रैक्चर्स होता है, एंड जिसमें 14,000 मतलब 14,000 पेशेंट्स के डेथ भी हो सकता है, ये फ्रैक्चर रिलेटेड डेथ्स, विच इज अ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर। जो अमेरिकन डेटा है वो बोलते हैं साल में अराउंड 2 मिलियन फ्रैक्चर्स, वो स्पाइन फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, हिप फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, एंड इसके रिलेटेड जो कॉस्ट होता है इज 17 बिलियन यूएस डॉलर्स। सो मतलब ये मैटर इज वेरी सीरियस मैटर। एंड सो आश्चर्यजनक बात जो है, ये 50% ऑफ दिस वर्टिब्रल फ्रैक्चर जो कमर में स्पाइन में जो फ्रैक्चर होता है ये साइलेंट होता है। मतलब फ्रैक्चर होता है पेशेंट्स को जब 2-3 वर्टिब्रल फ्रैक्चर हो जाए, उनका कभी नर्व डैमेज होता है, पाँव में वीकनेस डेवलप होता है, तब जब टेस्ट करते हैं डॉक्टर्स तब वी अंडरस्टैंड कि उनका कोई मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुआ है और एक फ्रैक्चर हुआ है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसको डायग्नोसिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में जो पहले भी बोले थे, ये ऑस्टियोपोरोसिस महिलाओं में ज्यादा होता है कंपेयर टू पुरुष। एज वी सी जब हम एज करते मतलब एज वी ग्रो ओल्डर, जितने भी फ्रैक्चर्स है, मतलब हिप फ्रैक्चर्स है, स्पाइनल फ्रैक्चर्स है, रिस्ट फ्रैक्चर्स है, ये इंटेंसिटी प्रिवेलेंस बढ़ता जाता है। एंड जैसे 60 ईयर्स के बाद 70 ईयर्स के बाद ये ग्रेजुअली ग्राफ इज गोइंग हाई एंड इज बहुत ज्यादा होता है इन वुमेन। ये तो हम देख ले विदेश में क्या होता है। देश का जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें देखता है बिकॉज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज इंक्रीजिंग, मतलब वो लास्ट 70 ईयर्स अभी हम लोग नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 70 ईयर्स। सो जैसे डायबिटीज, प्रेशर, थायराइड सभी इंक्रीज हो रहा है। से ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपिनिया जो बोन हड्डी कमजोर होना, ये भी बहुत जल्दी डिटेक्ट भी हो रहा है एंड प्रिवेलेंस भी इंक्रीज हो रहा है। सो ये बेसिकली अराउंड 50% ऑफ महिलाओं में ये ऑस्टियोपोरोसिस इंडिया में भी अभी प्रिवेलेंट है, ये डॉक्यूमेंटेशन भी है। और जो प्रेडिक्शंस है बाय 2050 ये फ्रैक्चर रिस्क विल गो अप टू 1 मिलियन, विच इज ए ह्यूज नंबर एज पर इंडियन पॉपुलेशन। काफी सारे स्टडीज में भी देखा गया है जो अराउंड 20% अक्रॉस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इंडिया में जो पॉपुलेशन स्टडी हुआ है उसमें अराउंड 20 to 30% ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेलेंस है, अगेन विच इज अगेन अ मैटर ऑफ कंसर्न। सो ऑस्टियोपोरोसिस है क्या? ये एक वर्टिब्रा जो स्पाइन का जो हड्डी है उसका एक लैटरल व्यू है। उसमें हम देखते हैं नॉर्मली इसे ट्रेबिकुलर बोन, इसमें वो क्या बोलते हैं वो जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रैट्स एंड वर्टिकल स्ट्रैट्स होता है, ये जो हड्डी का जो स्ट्रेंथ है वो देता है। नॉर्मली ग्रेजुअली जब बोन पतला हो जाता है, मतलब ये हड्डी कमजोर हो जाता है, ये ऐसे दिखता है, मतलब एकदम ग्रेजुअली वो पतला हो जाता है, थिनिंग हो जाता है, उसमें जो होल्स जैसे पोर्स जैसे डेवलप होता है। एंड बिकॉज ये पोर्स डेवलप होता है हड्डी बहुत कमजोर होता है एंड दैट लायबल टू फ्रैक्चर। तो हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं? यूजुअली इसे डेक्सा स्कैन, ये बहुत सिंपल टेस्ट है, टेक्स 10-15 मिनट लगता है। हम लोग स्पाइन का और हिप का वो स्कैन करते हैं एंड विद इन 10-15 मिनट्स हम लोग को रिजल्ट भी मिल जाता है। एक बार कैसे डायग्नोसिस होता है, जो नंबर्स जो है वो दिस इज नॉट रेलिवेंट बट आई थिंक आई एम जस्ट इन द नंबर्स। सो नॉर्मली 0 to 1 जो होता है वो क्या बोलते हैं नॉर्मल, -1 से -2 हम ऑस्टियोपिनिया बोलते हैं, मतलब जिसमें हड्डी कमजोर है लेकिन माइल्ड है। बट ऑस्टियोपोरोसिस मतलब जो टी स्कोर लेस देन 2.5 होता है, मतलब बहुत सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब हड्डी बहुत कमजोर हो गया एंड बिकॉज वो बहुत नरम हो जाता है और क्या बोलते हैं कमजोर होने की वजह से फ्रैक्चर होने का चांस बहुत ज्यादा है। और थोड़ा सा भी स्टैंडर्ड डेविएशन कम होने से बोन डेंसिटी बहुत जल्दी कम भी हो जाता है। ये जो स्लाइड है ये इंपॉर्टेंट चीज है।
ऐसे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम जब जाते हैं तब देखते हैं दिस इज बेसिकली बोन डेंसिटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कम हो रहा है। ये जो ग्रे बार है वो दिखता है कि नंबर ऑफ फ्रैक्चर्स। सो ऑब्वियसली जब हड्डी कमजोर होता है तो नंबर ऑफ फ्रैक्चर्स इंक्रीजिंग, मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इंटरेस्टिंगली ये जो ब्लैक बार्स है जो वो उसमें दिखता है कि जो मिडिल पोर्शन है उसमें फ्रैक्चर्स बहुत ज्यादा है। मतलब बहुत सी महिलाएं जिनका फ्रैक्चर होता है उनका जो हम टेस्ट करते हैं उनका बोन डेंसिटी रिमेन्स नॉर्मल। सो नॉर्मल रेंज में भी ये फ्रैक्चर्स हो सकता है। सो मतलब हम लोग बहुत पेशेंट्स को मिस कर रहे हैं। अगर हम लोग जस्ट वो क्या बोलते हैं बोन डेंसिटी के हिसाब से हम ट्रीटमेंट करेंगे तो हम लोग बहुत क्वाइट सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पेशेंट्स मिस हो जाएगा। क्यों हो रहा है ये? इसके दो कंपोनेंट्स हैं जो हड्डी में स्ट्रेंथ होता है, एक है बोन क्वालिटी, एक है बोन डेंसिटी। हम लोग जो डेक्सा स्कैन है वो हम ओनली बोन डेंसिटी को मेजर करते हैं, और बोन क्वालिटी के लिए जो मेजर्स ये सब जगह अवेलेबल नहीं है, बहुत ही स्पेशलाइज सेंटर में होता है, और कभी कभी बोन बायोप्सी बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। बट मेनली जो है आइडेंटिफाई करना कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली यंग पेशेंट्स में। नाउ कॉजेज क्या है ऑस्टियोपोरोसिस का, और जो क्या बोलते हैं हड्डी कमजोर होने का? ये काफी कॉजेज है। एक है हार्मोनल कॉजेज, जिनका डायबिटीज होता है, क्रोनिक डिजीज होता है, थायराइड प्रॉब्लम्स होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो है मतलब जिनमें वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जैसे क्रोन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस। काफी सारे ड्रग्स जो पहले भी सर ने बताया कि लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड से प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस होते हैं, कुछ रिमाटिक डिजीज जैसे रिमाटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसमें क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है बॉडी में, उसके हिसाब से हड्डी के ऊपर इफेक्ट है और वह हड्डी थिन हो जाता है। तो नाउ लेट्स टॉक अभी क्या बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस जो हड्डी कमजोर होना एज में कैसे इफेक्ट होता है और उनका इम्पैक्ट क्या है। तो जो इंडियन स्टडीज बहुत ज्यादा नहीं है इनके ऊपर, लेकिन जो स्वीडिश स्टडीज है उनमें दिखता है कि अगेन इट्स इज ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर कि ऑलमोस्ट 20% वुमेन मतलब महिलाएं और अराउंड 6% मेन में ये ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेलेंट है। एंड क्या बोलते हैं महिला मेल में जो होता है, पुरुष में जब एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है वो इन्फ्लामेशन की वजह से वो हड्डी जुड़ जाता है, मतलब जो स्पाइन का जो हड्डियां है वो जो एक्स्ट्रा जो बोन्स ग्रोथ होता है वो दैट कैन अफेक्ट द बोन डेंसिटी। वो जो हम डेक्सा करते हैं वो जो एक्स्ट्रा बोन जो होता है वो कैलकुलेशंस में आ जाता है, उसमें फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट आता है। मतलब ऑलरेडी ऑस्टियोपोरोसिस होते हुए भी वो रिपोर्ट्स में दिखता है कि बोन डेंसिटी नॉर्मल है। तो ये कभी कभी अंडर डायग्नोसिस भी होता है, स्पेशली इन मेन। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। अभी ये ऑस्टियोपोरोसिस होता क्यों है? अगर हम ये देखते हैं पीक बोन मास, मतलब जब एक बच्चा पैदा होता है उसका बोन बहुत ही नरम होता है, वो ग्रेजुअली ओवर इयर्स वो बोन स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, बोन का जो पावर इंक्रीज होता है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है बाय 18-19 ईयर्स, एंड दैट वो थोड़ा सा प्लेटो हो जाता है, स्टेबल रहता है। उसके बाद ग्रेजुअली 30-40-50 ईयर्स के बाद वो ग्रेजुअली कम होता जाता है, अराउंड 1 to 2% पर ईयर। ये क्या बोलते मेनोपॉज के बाद वुमेन को, मतलब महिलाओं में, ये जब एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है तब ये बोन डीके, जो बोन क्षय जो बोलता है वो बोन डीके थोड़ा सा ज्यादा रेट में होता है इन कंपेयर टू मेल्स। लेकिन जो जो क्रॉनिक डिजीज होता है, रूमेटिक डिजीज, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एसिडी जो बीमारियां है उसमें क्योंकि इन्फ्लामेशन ज्यादा रहता है, बट मल्टीपल फैक्टर्स, मतलब वो जीन्स फैक्टर होता है, फिजिकल एक्टिविटी होता है, डाइट होता है, मतलब बचपन में कैल्शियम इंटेक कितना होता है, इनके जिनका वो ये सब सेक्टर्स में कॉम्प्रोमाइज होता है, उनका पीक बोन डेंसिटी थोड़ा कम रह जाता है कंपेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल। जब पीक बोन डेंसिटी कम हो जाता है सो ग्रेजुअली ओवर ईयर, जब जिनका पीक बोन डेंसिटी कम है वो जब 50 या 60 ईयर्स में जाएगा उसका ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क एवं चांस बहुत ज्यादा होता है। एंड देखा जाता है अगर थोड़ा सा भी पीक बोन डेंसिटी मस्ट इंक्रीज बाई 10% होता है तो उनका हिप फ्रैक्चर रिस्क रिड्यूस बाई 30%। सो बेसिकली जब बच्चा पैदा होता है उसका हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका क्या बोलते हैं कैल्शियम इंटेक इंपॉर्टेंट है, उसका रेगुलर एक्सरसाइज है, ये सब फोकस बचपन से ही देने से बेटर होगा फाइनली इन द लॉन्ग टर्म। तो एएस में क्या क्या प्रॉब्लम क्या होता है, क्यों हड्डी इतना कमजोर हो जाता है? एक तो है एथनिसिटी, जो एशियंस जो है, इंडियंस है, बांग्लादेशी, पाकिस्तान, इनमें
बुर्खा सिस्टम है मुस्लिम कम्युनिटीज में, और हम लोग जो इंडियन महिलाएं हैं वो बाहर काम नहीं जाते, घर में ज्यादा रहते हैं, सन एक्सपोजर बहुत कम होता है, ये सब फैक्टर्स से नॉर्मली बोन डेंसिटी कम रहता है। स्मोकिंग, जैसे नीरज ने बोला है, आई मीन अटल सर ने भी बोला है, स्मोकिंग बंद करना होगा। मेनोपॉज भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, एल्डरली एज ग्रुप, ये सब फैक्टर्स जो बोन हेल्थ को अफेक्ट करता है। कभी कभी जब जिन पेशेंट्स का एक्टिव डिजीज रहता है, जैसे एक्ने एंगस्पॉट, दवाई से भी फायदा नहीं हो रहा है, ये जितना इन्फ्लामेशन रहेगा जॉइंट्स में, स्पाइन में, वो इन्फ्लामेशन बोन को थोड़ा हेल्थ थोड़ा एकदम क्या बोलते हैं, हड्डी थोड़ा वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। कुछ ड्रग्स है जैसे स्टेरॉइड, जिन पेशेंट्स का बार बार आई का प्रॉब्लम हो रहा है, जिनका बार बार जॉइंट्स का प्रॉब्लम होता है, कभी कभी लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स देना पड़ता है। यूजुअली एक एज पेशेंट्स में स्टेरॉइड हम नहीं देते, बट कभी कभी कुछ फैक्टर्स में जिनका आई प्रॉब्लम बार बार रिकरेंट यूवेटिस वगैरह होता है, उनका कभी कभी देना पड़ता है लॉन्ग टर्म टू डिजीज कंट्रोल, लेकिन इनको भी थोड़ा सा बैड इफेक्ट होता है बोन्स के ऊपर। एंड वन इज इमोबिलिटी, मतलब जिनका बहुत सीवियर पेन होता है, इधर जॉइंट पेन, द स्पाइनल पेन, वो बेड बाउंड हो जाता है पेशेंट्स काफी लॉन्ग टर्म, फ्यू मंथ्स। जब भी बोन इमोबाइल पेशेंट्स में वो हड्डी कमजोर होना बहुत धीरे धीरे हो जाता है, क्योंकि जितना मसल्स पुल होता है, हम जब चलते हैं मसल पुल होता है, मसल जब पुल होता है ड्यू टू वुल्स लॉ, वो क्या बोलता है, वो हड्डी के ऊपर प्रेशर डालता है, जब हड्डी के ऊपर प्रेशर पड़ता है वो बोन थोड़ा सा ग्रेजुअली स्ट्रांग होता है। सो एवरीथिंग इज लिंक्ड ना। तो हम लोग मैनेज कैसे करेंगे, ये तो एक स्पेशलिटी से नहीं होगा, क्योंकि ये हर एक जो पेशेंट्स है उनका और भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स होता है, वो डिफरेंट डॉक्टर्स भी देखते रहते हैं, रिमोटोलॉजिस्ट होता है, केयर ऑफ एल्डी जो एल्डरली फिजिशियंस होता है वो भी देखते हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट देखते हैं, इन जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है वो भी देखते हैं। इनके साथ भी अगर फ्रैक्चर होता है, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन, ऑर्थोडोंटिस्ट, उनको देखना होता है, फिजियोथेरापिस्ट, स्पेशलिस्ट नर्स, डाइटिशियन, ये पूरा एक से टीम वर्क। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैमिली, जिनका ऑस्टियोपोरोसिस होता है मतलब, और जिनका फ्रैक्चर्स वगैरह होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिवेंशन के वजह, सो फैमिली एंड पेशेंट एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सब पेशेंट्स के लिए। तो हम ट्रीट कैसे करें, जनरल रिकमेंडेशन जो पहले भी डिस्कस हुआ है, स्मोकिंग बिल्कुल बंद करना है, अल्कोहल सेवन मतलब वो भी बंद करने से बेटर, नहीं तो बहुत लिमिटेशंस लेना होगा। बॉडी वेट मेंटेन करना होगा, मतलब बहुत ओवरवेट से, कभी कुछ स्टडीज दिखाया कि ओवरवेट पेशेंट्स को बोन हेल्थ मतलब तो बेटर रहता है, लेकिन जब लोडिंग ज्यादा होता है, अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो फ्रैक्चर होने का चांस ज्यादा होता है स्पाइन और हिप्स में। रेगुलर एक्सरसाइज भी करना होगा, मैं आता हूँ अभी डिस्कस करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज रेगुलरली करना है। एडिक्वेट कैल्शियम विटामिन डी इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो जनरल रिकमेंडेशन हो गया। अभी एंकालोजिंग स्पेसिफिक जो रिकमेंडेशंस है, हम लोग ऑलवेज डॉक्टर्स ट्राई करते हैं कि एंगस्पॉन पेशेंट्स को स्टेरॉइड ना देना, तो वो हम अवॉइड तो करते ही है। डिजीज एक्टिविटी भी रेगुलरली क्या बोलते हैं मेंटेन करना होगा, मतलब कंट्रोल करना होगा। फ्रैक्चर रिस्क असेसमेंट जो हम लोग के पास टूल्स है, वो यंग पेशेंट्स में बहुत मुश्किल हो जाता है, बट क्योंकि मेनली पेशेंट्स वो 20, 30, 40 ईयर्स में होता है, जिसमें फ्रैक्चर रिस्क असेसमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। एंड जैसे भी है टाइमली अगर ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोस हो जाए, उसका ट्रीटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ फ्रैक्चर असेसमेंट टूल्स है, जब हम लोग क्लियर नहीं होते, डेक्सा स्कैन नॉर्मल रहता है, लेकिन पेशेंट का फ्रैक्चर रिस्क असेस करना, कुछ टूल्स अभी है हम लोग के इंडिया में भी अभी वैलिड हो चुका है। अगर ये कुछ फैक्टर्स जैसे पेशेंट का एज फैक्टर्स है, जेंडर फैक्टर्स है, वेट, ये सब कुछ अराउंड 13-12 फैक्टर्स है, और क्या बोलते हैं वो स्कोर्स देने से एक फ्रैक्चर रिस्क आउटकम निकलता है। If the fracture risk is major, osteoporotic risk is more than 20% and the hip is more than 30%, तो हम लोग उनको दवाई क्या बोलते हैं मेडिसिन से ट्रीट करते हैं। बट प्रॉब्लम जो होता है, ये एज इज बिटवीन 40 to 90। जो पेशेंट्स 40 से नीचे होता है, जो मेनली एज पेशेंट्स में दिखा जाता है, दैट रिमेन्स अ चैलेंज। तो फ्रैक्चर रिस्क असेसमेंट यंग पेशेंट्स में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो और भी कुछ रिस्क स्कोर सिस्टम्स है दैट समटाइम हेल्प्स। तो कैसे मैनेज करना है, देयर बहुत सी गाइडलाइंस है एंड बहुत डिफरेंस है हर एक गाइडलाइंस में। तो बेसिकली स्टैंडर्ड जो रिकमेंडेशंस है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लाइफस्टाइल चेंजेस, मतलब रेगुलर एक्सरसाइज। सर ने पहले भी बोले है, फॉल प्रिवेंशन जो एल्डरली पेशेंट्स में है, उनका जब
जो क्या बोलते हैं उनका जो चिल्ड्रन है वो बाहर रहते हैं, वो उनका रहन जो जहाँ पे रहते हैं वो थोड़ा सा सेफ होना चाहिए। बाथरूम में कुछ वो हैंडल्स वगैरह देना चाहिए, अगर कोई फॉल्स रिस्क है तो तुरंत वो होल्ड कर सकते हैं। जब वो जो बाथरूम का जो लाइट्स वगैरह हो बाहर होना चाहिए, क्योंकि बाथरूम में थोड़ा सा वाटर वगैरह रहता है, उसमें कभी से स्लिप होने का चांसेस ज्यादा रहता है। और जो पैसेज बहुत क्लियर रहना चाहिए, उसमें वायर्स वगैरह कोई स्लिपर्स वगैरह नहीं रहना चाहिए, उसमें ट्रिपिंग होने का चांसेस ज्यादा है। एंड ऑब्वियसली कैल्शियम विटामिन डी सप्लीमेंटेशन तो इम्पोर्टेंट है ही। अभी ट्रीट कैसे करें जब डायग्नोसिस हो जाए, तो बहुत सी ऑप्शंस है। डेली टैबलेट्स, डेली इंजेक्शंस है, वीकली टैबलेट्स है, मंथली टैबलेट्स है, और मंथली इंजेक्शंस भी है। 3 मंथली इंजेक्शंस है, 6 मंथली इंजेक्शंस है। तो ऑप्शंस बहुत है। डॉक्टर के साथ प्रॉपरली डिस्कस करना होगा। प्रॉपर डायग्नोसिस होने के बाद ट्रीटमेंट तो बहुत ऑप्शंस है, सो वी हैव टू चूज एज पर पेशेंट्स रिक्वायरमेंट। हम दवाई दे सकते हैं। तो एक एक करके विल डिस्कस। कैल्शियम कितना लेना है, विटामिन डी कितना लेना है, बहुत सी रिकमेंडेशंस में काफी अंतर है सब जितने भी गाइडलाइंस है। तो स्टैंडर्ड थेरेपी है लेस देन 70, अराउंड 100 मिलीग्राम कैल्शियम, एंड विटामिन डी वही 600 इंटरनल यूनिट्स, और 70 के ऊपर अराउंड 1200 कैल्शियम पर डे, एंड 800। ये ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड रिकमेंडेशंस है अक्रॉस मोस्ट ऑफ द गाइडलाइंस। नाउ क्वेश्चन है किससे कैल्शियम ज्यादा है। तो जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, रेगुलरली मिल्क, दही, छेना, योगर्ट, ये लेना होगा। ऑरेंज जूस से कैल्शियम ज्यादा होता है। ब्रोकोली इंपॉर्टेंट है। सेसमी सीड्स में भी कैल्शियम कंटेंट ज्यादा है। पनीर, टोफू रेगुलरली ले सकते हो। शिया सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट, उसका काफी सारे और भी फैक्टर ज्यादा है, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा होता है। पलंग, जो मतलब पलंग पनीर वगैरह लेते हैं, जो वेजिटेरियन पेशेंट्स, उनका भी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। क्या बोलते हैं वो, कैल्शियम सोर्स थोड़ा कम होता है। नॉन वेजिटेरियंस में ज्यादा होता है, क्योंकि मीट, फिश, इसमें कैल्शियम कंटेंट ज्यादा होता है। एंड अमंड, मतलब 3, 4, 5 अमंड डेली लेने से भी कैल्शियम इंटेक थोड़ा सा अराउंड 100 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम मिल जाता है। नाउ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ऑलमोस्ट 5 तरह के एक्सरसाइज होता है। एक है एरोबिक एक्सरसाइज, विच इज रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग। ये तो रेगुलरली करना ही होगा। थोड़ा सा वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करना, वजह थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग, ज्यादा नहीं, अराउंड 2.5 किलो 5 किलो वेट ट्रेनिंग करने से भी थोड़ा सा मसल स्ट्रेंथ बढ़ता है, जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बोलते हैं। फॉल्स प्रिवेंशन, थोड़ा सा एल्डरली पेशेंट्स को, मतलब जो बैलेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज, वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड जो प्रिकॉशंस लेना है, जो वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज, वो सडन पोस्चर चेंज, किसी ने बुला लिया, सडनली पोस्चर चेंज करना, और बेंड होके आगे जमीन से कुछ उठाना, ये सब बहुत केयरफुली करना होगा, नहीं तो जो नाजुक स्पाइन है उसमें फ्रैक्चर होने का चांसेस ज्यादा रहता है। ना ये है एंगस्पॉन में, तो क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये नेशनल एंगस्पॉन सोसाइटी है बाथ यूनिवर्सिटी का, उनका रिकमेंडेशन एक्सरसाइज है। ये स्पाइनल मोबिलिटी एक्सरसाइज करने से स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ठीक रहता है, अलॉन्ग विथ डिजीज कंट्रोल। सो काफी सारे ये नेट में भी अवेलेबल है, बहुत सारी रिकमेंडेशंस। अगर ये डेली करने से नॉर्मल स्पाइनल मोबिलिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब नेक से लोअर एंड ऑफ स्पाइन तक फ्लेक्सिबल रहता है। एज आई डिस्कस, मतलब मेडिकेशंस तो काफ़ी है। कुछ मेडिकेशंस से बोन स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, किसमें थोड़ा सा कम होता है, और ड्यूरेशंस भी होता है, किस महीना, डेली है, मंथली है। तो आपके डॉक्टर से मिलना होगा, उनसे बात भी करना होगा, एंड उनसे बात करने के बाद वंस डायग्नोसिस देयर, देन वी कैन स्टार्ट ट्रीटमेंट। सो अगेन, जितने भी मेडिकेशन है, सब मेडिकेशन सब जगह काम नहीं करता है। किसी में स्पाइन में ज़्यादा कम होता है, किसी का हिप में ज़्यादा होता है। वो एज पर योर चॉइस, एज पर द रिजल्ट्स, हम दवाई चूज कर सकते हैं। तो आई एम ऑलमोस्ट कमिंग टू द एंड। सो प्रॉब्लम जो होता है एंगस्पॉन पेशेंट्स में, ये ज़्यादा यंग पेशेंट्स है। यंग पेशेंट्स में ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोसिस बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि WHO जो फ्रैक्स ने जो डेक्सा फाइंडिंग्स हम यूजुअली टेस्ट करते हैं, उसका रिकमेंडेशन मोर देन 50 ईयर्स होता है। सो यंग पेशेंट्स में ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोसिस एंड फ्रैक्चर्स में दोनों ही थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है। इंडिया में हम लोग को फ्रैक्चर लाइजो सर्विस बहुत कम हॉस्पिटल में, मतलब एक ऑर्थोपेडिक, रूमेटोलॉजिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट सब मिलके जो काम करना, और दैट हेल्प्स इन सेकेंडरी प्रिवेंशन। क्योंकि अगर एक वर्टिबल फ्रैक्चर हो जाता है कभी,
तो सेकेंड वर्टिब्रल फ्रैक्चर जो होता है उसका चांस बहुत ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट 40% होता है ओवर नेक्स्ट 2 years। तो ये फ्रैक्चर लाइजो सर्विस होने से मतलब डिटेक्शन होता है एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट ज्यादा होता है। बहुत सारे नए ड्रग्स आ रहे हैं मार्केट, जैसे रोमोसुजाब, एवलोपेराटाइड, जो इंडिया में भी नहीं है लेकिन ये वेरी गुड ड्रग्स। ये इंडिया में आई थिंक रोमोसुजाब रिसेंटली लॉन्च हुआ है। एंड अगेन जो टारगेट है सब जगह ट्रीट टू टारगेट है 2.5 है, -2.5 इज द टारगेट। बहुत पेशेंट्स को ये ट्रीट करना और अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली एल्डरली पेशेंट जो जो महिलाएं हैं, क्योंकि उनका और भी प्रॉब्लम्स होता है, डायबिटीज होता है, किडनी प्रॉब्लम्स होता है, बहुत सी मेडिकेशंस हम यूज नहीं कर पाते। बट ओवरऑल एंकिलोजिंग पेशेंट्स में ऑस्टियोपोरोसिस इज वेरी कॉमन। उसका डायग्नोस करना भी इजी है। डेफिनेटली यंग पेशेंट में थोड़ा सा चैलेंज तो है ही, बट ट्रीटमेंट करने के बाद मतलब डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ओवरऑल एंड स्पाइन पेशेंट्स का एज वी डिस्कस ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन है, फ्रैक्चर रिस्क इज बहुत ज्यादा है, अर्ली डिटेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं, आपके डॉक्टर भी आपको स्क्रीन करने वाले हैं। बहुत सी प्रॉब्लम्स है मतलब, बट वी कैन ऑलवेज ट्रीट लाइक दैट। कैन न्यू मेडिकेशंस भी आए हैं इन द पाइपलाइन, जिसकी वजह से हम अच्छी तरह से ऑस्टियोपोरोसिस ट्रीट कर पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर पार्थजीत दास इस टॉपिक को इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। मैं डॉक्टर प्रवीण पाटिल से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि वो आज के टॉपिक आई, स्किन, हार्ट, किडनी एंड बोन हेल्थ इन एएस पर अपना ओपिनियन शेयर करें। डॉक्टर प्रवीण पाटिल। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं मेरे कलीग्स और फ्रेंड्स डॉक्टर अटल, डॉक्टर पार्थ हसीब दास एंड डॉक्टर नीरज जैन को थैंक यू बोलना चाहूँगा। उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और आज हमारे साथ उनका नॉलेज शेयर किया। ASWS, थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट। तो फ्रेंड्स, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से ये सारे एक्सपर्ट्स ने बताया हमें कि हमें एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में सिर्फ स्पाइन पर फोकस नहीं रखना है, दूसरी टाइप के जो बीमारी हो सकती है उन्हें उनके बारे में भी जानना है। बट हमें क्यों जानना है, हम ये सब क्यों बता रहे हैं आपको? क्या हम आपको डराना चाहते हैं ताकि आप हमारे पास आते रहो और हमारा फीस भरते रहिए? तो नहीं, बिल्कुल ऐसा उद्देश्य नहीं है। द मेन इशू इज कि आई विल गिव यू एग्जांपल। जस्ट कल परसों की बात है, मेरा एक पेशेंट है जिसको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। वो पिछले 3-4 महीने से आँख के डॉक्टर के पास जा रहा है। उसको आई में इन्फ्लेमेशन है, जो डॉक्टर अटल ने बताया कि इट कैन गेट अफेक्टेड। बट उसने मुझे कभी नहीं बताया कि ही इज गोइंग टू द आई स्पेशलिस्ट, ना कि उसने आई स्पेशलिस्ट को बताया कि उसको ये बीमारी है। बिकॉज उसने ये दो डॉट्स कभी कनेक्ट किए ही नहीं। उसको लगा कि आँख का क्या संबंध है गठिया से। तो इसकी वजह से उसका सही तरीके से इलाज नहीं हो पाया। तो जरूरी नहीं है सारे पेशेंट में ये सारे प्रॉब्लम्स हो जाएगी, मतलब हर एक पेशेंट में ये सारी बीमारियां होगी ऐसे नहीं है। ये बीमारियां, पहले तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस रिलेटिवली थोड़ा रेयर बीमारी है, और उसमें और ये सारे इतने सारे रेयर कॉम्प्लिकेशन होना जरूरी नहीं है, बट सिर्फ हमें पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने 100 पेशेंट लिया तो उसमें अराउंड 30 पेशेंट को आई इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो देर इज गुड नंबर, 70% पेशेंट को शायद नहीं होगा आई इन्वॉल्वमेंट, बट हमें पता होना चाहिए। दिस इज जस्ट टू पुट इन द कॉन्टेक्स्ट। बट अब अगर आपको पता है, अगर पेशेंट अवेयर है इसके बारे में, तो उसका जल्दी डायग्नोसिस हो सकता है और वो सही स्पेशलिस्ट के पास पहुंच सकता है। दूसरा पर्पस है कि ये टीम वर्क होता है, कि हम अकेले ये सारी बीमारियां नहीं ठीक कर सकते। तो दूसरे स्पेशलिस्ट है, जैसे आई स्पेशलिस्ट है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, इन सब के साथ भी हमें कनेक्ट रहना पड़ता है। और अनफॉर्चुनेटली अपने इंडिया में ये सब सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है। तो हमें मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट या स्पेशलिस्ट से कौन कनेक्ट करवाएगा? तो ये पेशेंट ही कनेक्ट करवाएगा। जब पेशेंट वापस लेके आएगा और हमें बताएगा, देन प्रॉब्ली आई विल पिक अप द फोन एंड टॉक विद दैट स्पेशलिस्ट। तो इसीलिए पेशेंट का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। और ऑल द मोर रीजन इंडिया में ज्यादा जरूरी है पेशेंट एजुकेशन, आई बिलीव, कंपेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, क्योंकि उनका सिस्टम काफी रोबस्ट है। तो थैंक यू, एंड ओवर टू यू भूषण। Thank you, Dr. Praveen Patil for your valuable inputs on this topic. अभी हम आगे बढ़ते हैं और Q&A सेशन स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहला मेरा सवाल है ब्रिगेडियर डॉक्टर अमर अटल जी से। एक एकदम कॉमन सवाल पूछा गया है कि भाई कैन यूआईटीज बी क्योर्ड परमानेंटली एएस पेशेंट। ये क्योर का सवाल ज्यादा पूछते हैं, सॉरी। तो कैन यूआईटीज बी क्योर्ड परमानेंटली? अ, ये ऐसी बात हो गई कि पेशेंट ये पूछे कि कैन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बी क्योर्ड परमानेंटली। ये हम इनको क्रॉनिक डिजीजेस इसलिए कहते हैं, जैसे डायबिटीज हो, जैसे हाइपरटेंशन हो। ये उसी किस्म का एक क्रॉनिक डिजीज है। और क्रॉनिक डिजीज के जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो भी, जैसे बीमारी बढ़ती है तो उसके मैनिफेस्टेशंस आते हैं, जो बीमारी शांत होती है तो उसके मैनिफेस्टेशंस घट जाते हैं। तो मैं क्योर तो नहीं कहूंगा कि क्योर हो सकती है, लेकिन अच्छे ट्रीटमेंट से कंट्रोल हो सकती है, और हो सकता है उनका रिकरेंस ना हो। लेकिन बीमारी का कोर्स अलग अलग लोगों में अलग किस्म की का होता है। तो देर इज नो 100% क्योर, बट यस, अगर बीमारी को कंट्रोल किया जाए तो हो सकता है ये वापस ना आए। तो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेरी। थैंक यू डॉक्टर अटल। एक सवाल डॉक्टर नीरज जैन जी के लिए है कि भाई किडनी के इश्यूज होते हैं, उसके मतलब सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कि भाई पेशेंट अर्ली शायद उसको डिटेक्ट कर ले, तो उसके कोई सिम्टम्स आप बता सकते हो? हाँ, वो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। ये मैंने अपने स्लाइड में लिखा भी था कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको अलर्ट करना चाहिए। जैसे मान लो आपका पेशाब में ब्लड आने लगे तो आप थोड़ा अलर्ट होने लगे। मान लो आपको किसी ने यूरिन का टेस्ट करा दिया ऐसे ही और उसमें प्रोटीन आने लगे, तब आप अलर्ट हो जाइए। आपके बहुत झागा वाला यूरिन आ रहा है तो उसमें अलर्ट अलर्ट होना है। या आपको बार बार कुछ इन्फेक्शंस हो रहे हैं जिसके कारण कि भाई क्यों हो रहा है मेरे को बार बार इन्फेक्शंस, हो सकता है कि आपकी प्राइमरी बीमारी कंट्रोल नहीं है, तब आप अलर्ट हो जाइए। तो मोटा मोटी यही है कि कुछ आपको पेशाब में ब्लड आने लगे तो आप अलर्ट हो जाइए, कोई पथरी वथरी ना चल रही हो साथ में। प्रोटीन देखना जो सबसे ज़्यादा एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जरूरी है वो है कि प्रोटीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो सबसे अलर्ट करने वाली चीज़। और ब्लड प्रेशर भी हाई रहने लग हाँ, जाता है। ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो भी कंट्रोल रहना चाहिए। बहुत बार ब्लड प्रेशर के कारण किडनी पे असर आता है, तो वो भी एक रीजन होता है। तो एक डॉक्टर का काम है कि फिर वो डिफरेंशिएट करता है कि क्या वो बीमारी के कारण हो रहा है या वो फिर ब्लड प्रेशर या कोई और डायबिटीज है किसी को या कोई और कोमॉर्बिड कंडीशन है उसके कारण। थैंक यू डॉक्टर नीरज जैन। ये सवाल है डॉक्टर पार्थजी दास के लिए। आपने ऑस्टोपेनिया और ऑस्टोपोरोसिस के बारे में बताया, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है डॉक्टर पार्थजी दास? नहीं, डिफरेंस जैसे WHO एक ये है उनका डेफिनेशन वाइज। जो हम जब डेक्सा स्कैन करते हैं तब जो कुछ स्कोरिंग सिस्टम्स होता है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड डेविएशन, जिनका अप टू -1 वो नॉर्मल बोन डेंसिटी होता है। सो -1 से -2.5 वो ऑस्टियोपीनिया बोलते हैं, जिस मतलब बोन कमजोर है लेकिन थोड़ा सा कम कमजोर है। पर ऑस्टियोपोरोसिस जो है मतलब उसका स्कोर -2.5 से कम होता है, मतलब बहुत सीवियरली रिप्रेस। और ऑस्टियोपेनिया में भी फ्रैक्चर होने का चांसेस ज्यादा है, बट ऑस्टियोपोरोसिस में जितने भी फ्रैक्चर्स है मतलब बोन कमजोर हो जाता है, उसमें हिप फ्रैक्चर्स, स्पाइनल फ्रैक्चर्स, रिस्ट फ्रैक्चर्स और भी फ्रैक्चर्स होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। सो बेसिकली एक डेफिनेशन होता है जो डेक्सा स्कैन जो है, जो WHO रिकमेंडेशंस है उसके हिसाब से क्या डिफाइन किया गया है। हिंदी में मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको थोड़ा चूने की कमी है और बहुत ज्यादा चूने की कमी हो रही है। क्योंकि ऑस्टियोपिनिया इज लाइक कि कैसे बोलोगे आप पेशेंट को, तो समझाना है तो भाई अभी थोड़ा चूना कम हुआ है आपकी हड्डी में से। और ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बहुत ज्यादा चूना कम हो गया है। तो थोड़ा चूना कम हुआ तो भाई कैल्शियम विटामिन डी दे दिया, और तो पेशेंट को मेडिकल वर्ड है ऑस्टियोपिनिया, थोड़ा समझाना मुश्किल। करेक्ट। या थैंक यू डॉक्टर पार्थजी दास एंड डॉक्टर नीरज जैन। डॉक्टर प्रवीण पाटिल, ये आपके लिए सवाल है और इसका जवाब शायद आप पिछले बार भी दे चुके हैं, लेकिन फिर से ये प्रथमेश भोसले का है कि अल्कोहल विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट चलता है क्या एएस में? देखो, अभी ये जो गाइडलाइंस होती है ना, चेंज होती जाती है। ठीक है, तो हम जब पढ़ रहे थे MBBS में तब बताया जाता था कि देर इज अ सेफ लिमिट ऑफ अल्कोहल, और एक चार्ट होता था कि बियर का सेफ लिमिट क्या है, वाइन का कितना है, और ये सारा यूनिट्स में बताया जाता था।
but current understanding is moving towards कि there is no safe limit for alcohol. Alcohol is not safe, full stop. ठीक है, अभी इसमें और ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का जरूरत नहीं। तो फिर अब आप अपने आप के लिए डिसाइड कर सकते हो कि क्या है और ये सब व्हाट इज मॉडरेशन और ये सारी चीजें। बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस current guidelines are moving, there is no safe limit of alcohol, full stop. And I tell my patients कि अपने पास इनफ प्रॉब्लम्स है, वो क्यों इनवाइट करना है, हमें इलिमिनेट करना है। ठीक है, तो हमें इस झंझट में पड़ना ही नहीं है कि कितना क्या कर सकते हो। लेट्स मूव टवर्ड्स मोर हेल्दियर चॉइसेस, जैसे एक्सरसाइज करना है, स्विमिंग करना है, बैलेंस डाइट करना है। वी वुड टॉक मोर अबाउट दैट ड्यूरिंग द कंसल्टेशन। थैंक यू डॉक्टर प्रवीण पाटिल। डॉक्टर अटल जी, ये आपके लिए सवाल है गीतांजलि जी का। उनका कहना है कि भाई हाउ ग्लूकोमा इज ट्रीटेड इन एयर्स। ओके, तो पर से जब ग्लूकोमा होता है तो ज्यादातर हम लोग रोमेटोलॉजिस्ट पेशेंट को रेफर करते हैं आई स्पेशलिस्ट के पास। तो कुछ तो ड्रॉप्स होती हैं जो जैसे मैंने बताया था, जो आयरिस और सीलरी बॉडी जो एपरेटस है जो लेंस जगह में रखता है उसको रिलैक्स करता है, ताकि जो अंदर जो फ्लूइड जो एक्स्ट्रा बन रहा है आँख के अंदर वो ड्रेन हो जाए। अगर उससे क्लियर नहीं होता फिर छोटे से हल्के से ऑपरेशंस होते हैं जिसके अंदर हम फ्लूइड को क्लियर करवाते हैं। एंड मेरी एडवाइस यही होगी कि अ, जब ग्लूकोमा के सिम्टम्स जब आए, आंखों में कुछ ब्लरिंग सा हो या एक एक्चुअली इसमें एक बात याद रखने की है कि ग्लूकोमा ज्यादातर जो शुरुआती स्टेज में पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं देता, पेशेंट को पता भी नहीं लगता कि उसको ग्लूकोमा है। और ज्यादातर इनको पता लगता है जब थोड़ा सा लेट स्टेज हो जाता है। तो इसलिए मैंने अपने स्लाइड में जो बताया था कि रेगुलर आई चेकअप्स होने चाहिए, रेगुलर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर का चेकअप होना चाहिए। तो आई एम ग्लैड ये क्वेश्चन आया है। दूसरा, जो ग्लोकोमा होता है उसके कारण कई होते हैं, लेकिन जो आई रिलेटेड जो इशू है, जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो बनते हैं आंख के अंदर, वो जाके जो फ्लूइड का जो डिस्पर्सल है उसको ब्लॉक करता है। तो अगर आप आई का इन्फ्लेमेशन वाइट सेल्स चेक करें, वो जो सेल्स हैं वो अपने आप थोड़े से कम होने लगेंगे, अपने आप ही जो ओपनिंग्स है फ्लूइड का जो चैनल है वो खुलता रहेगा और ग्लूकोमा ठीक होता रहेगा। ये सर्जरी की नौबत आनी नहीं चाहिए, ज्यादातर आई ड्रॉप्स, स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स वगैरह से ये क्लियर हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर अटल। डॉक्टर नीरज जैन, ये आपके लिए आयुष वर्मा का सवाल है। My creatinine is 1.9. Is it bad, worse? What should do to lower my creatinine? हाँ, क्रिएटिनिन 1.9 डेफिनेटली बढ़ा हुआ है। और उसके साथ हम लोग आजकल उसका एक फिल्ट्रेशन रेट भी देखते हैं, वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है क्रिएटिनिन से ज़्यादा। बट क्रिएटिनिन क्यों बढ़ा हुआ है वो ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जैसे आप एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पूछो तो हो सकता है कि कोई इधर उधर की कोई दवाई अपार्ट फ्रॉम एलोपैथिक कुछ देसी दवाई वगैरह चल रही है, वो ढूंढना जरूरी है। ये बहुत कॉमन है। कुछ लोग कुछ ऐसे पेन किलर्स खाते हैं जो कि अवॉइड करना चाहिए, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। कुछ डायबिटीज अगर है उसके कारण उसको किडनी पे असर आ रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है। कुछ ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो उसके कारण इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत सारे कारण है, बट हाँ डेफिनेटली 1.9 ज़्यादा है, आपको अलर्ट होना है। या तो आप एक फिजिशियन से मिलें या फिर किसी नेफ्रोलॉजी कंसल्टेशन जरूर लें। Thank you, Dr. नीरज जैन। डॉक्टर पाताजी दास, ये आपके लिए नईम कौसरी का सवाल है। वो जानना चाहते हैं कि गाइड अस अबाउट स्पाइन हेल्थ एंड मसल पेन। नहीं, ये तो द मसल, अच्छा ये ठीक है। बेसिकली एंकलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस में जो पेन होता है वो दो चीज के कारण हो सकता है। एक होता है एक्टिव इन्फ्लामेशन है कि नहीं, और एक मैकेनिकल पेन है। मतलब जब डिजीज एक्टिव रहता है तो स्पाइन में इन्फ्लामेशन होता है, उसकी वजह से पेन होता है, पेन स्टिफनेस हो सकता है। और एक होता है जो इन्फ्लामेशन लॉन्ग टर्म रहने की वजह से जो डैमेज होता है स्पाइन, उसमें वो हड्डी में थोड़ा सा ग्रोथ होता है, सिंडेस्मोफाइट्स होता है, वो धीरे धीरे स्पाइन जुड़ जाता है, उसकी वजह से भी पेन हो सकता है। तो एसेस करना होता है, बेसिकली वो क्लिनिकली असेसमेंट करना होता है, एक्सरे एमआरआई से देखना होता है कौन सा ज़्यादा डोमिनेंट फैक्टर है। अगर इन्फ्लामेशन ज़्यादा है उसके लिए दवाई इंक्रीज करना होगा।
अगर मैकेनिकल कंपोनेंट ज़्यादा है उसके लिए एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। अभी जो बोन स्ट्रेंथ जो है वो मतलब जो बोन हेल्थ जो है उसके लिए स्टैंडर्ड माने कैल्शियम विटामिन डी रेगुलर इंटेक करना होगा, रेगुलरली एक्सरसाइजेस जो है। अभी तो रिकमेंडेड एक्सरसाइज भी नैश सोसाइटी है, काफ़ी सारे सोसाइटीज भी है, उनका कुछ रिकमेंडेड जो एक्सरसाइज रेजिम जो स्लाइड में भी दिखाए वो रेगुलरली करते जाना है। सो इस सब मिला के बेसिकली वो स्पाइन हेल्थ को कंट्रोल करना होगा। मतलब बोथ मेडिकेशंस, डिजीज कंट्रोल, रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट मतलब हाई कैल्शियम इंटेक डाइट। जो एल्डरली पेशेंट्स उसमें फॉल्स ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट ज़्यादा है क्योंकि फॉल्स की वजह से फ्रैक्चर ज़्यादा हो जाता है। सो लाइफस्टाइल, मेडिकेशंस, रेगुलर एक्सरसाइज, एवरीथिंग टुगेदर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू डॉक्टर पांथाजीत। डॉक्टर प्रवीण पाटिल के लिए ये प्रभु का सवाल है। उनका कहना है, वो पूछ रहे हैं हाउ एंड वेयर टू अप्रोच फॉर बॉडी पोस्चर इम्प्रूवमेंट, हाउ इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल ऑफ दीज एंड हाउ बॉडी पोस्चर इम्प्रूवमेंट में बी डन। और एक सवाल उन्होंने और पूछा, बताया मतलब विद द हेल्प ऑफ इंट्रासेप्ट 50 fortnightly I am doing exercise including Surya Namaskar. Please advise if there is chance of fracture if I do Surya Namaskar. Dr. With the Praveen help Patil. of what? क्या? With the help of? इंटरसेप्ट, ही इज ऑन इंटरसेप्ट। Intercept. ओके ओके, ठीक है। तो अच्छा सवाल है। बॉडी पोस्चर इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी है और हमारे एएस वॉरियर्स काफी कॉन्शियस हो जाते हैं। दीज आर यंग पीपल, तो जो पोस्चर की वजह से, तो पोस्चर अगर आपके मसल में स्पाज्म होने की वजह से खराब है तो काफी अच्छे से इम्प्रूव हो सकता है दो चीजों से, फिजियोथेरेपी से और आपकी ट्रीटमेंट से। अगर स्पाइन के बोन्स फ्यूज हो गए हैं और उसकी वजह से अगर पोस्चर खराब है तो फिर उसके ठीक होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। बट फिर भी यू शुड विजिट अ फिजियोथेरेपिस्ट जो आपको पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइज के लिए हेल्प कर सकता है जनरली। और आई एम श्योर ये सवाल आएगा ही आगे, तो उसके लिए मैं अभी ही आंसर कर देता हूँ कि बेल्ट हम एडवाइस नहीं करते हैं। काफी एस पेशेंट पूछते हैं कि इंटरनेट पे पोस्चर करेक्शन बेल्ट मिलते हैं, तो उसका कारण ये होता है कि उस बेल्ट का आदत हो जाते हैं और आपके मसल्स वीक होने लग जाते हैं क्योंकि उसको सपोर्ट का आदत हो जाता है। वो टेम्पररी करेक्ट हो जाएगा लेकिन बाद में व्हेन यू स्टॉप यूजिंग दैट बेल्ट देन योर मसल्स विल बी वीकर देन व्हाट दे यूज्ड टू बी बिकॉज उनको सपोर्ट का आदत हो गया है। तो स्टे अवे फ्रॉम बेल्ट एज मच एज पॉसिबल, कंसल्ट अ फिजियोथेरेपिस्ट हु कैन हेल्प यू बेटर। और आपका बायोलॉजिक्स का ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप वो कंटिन्यू रखिए और आपके रूमेटोलॉजिस्ट के सलाह से नेक्स्ट स्टेप्स लीजिएगा। आई थिंक इज दैट इनफ और कुछ था उसमें? नहीं नहीं, यही था यही। ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर प्रवीण पाटिल। डॉक्टर अटल जी, आपके लिए सवाल है धनंजय चरोल का। Is it possible that glaucoma can also one of the effect of AS? Glaucoma I have suffered recently on left eye at the age of 53 and got operated, so now stable. यस। तो जैसे कि मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में भी कि जो अंदर जो आयराइटिस या आयराइडोसाइक्लाइटिस, यूवेआइटिस जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो बनती हैं, जो बीमारी की वजह से, जो इन्फ्लेमेशन की वजह से जो सेल्स हैं जो हर जगह बॉडी के सिस्टम में हर जगह जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जैसे हमने बताया स्किन में जाता है तो सोरियासिस, स्किन के सेल्स इन्फ्लेम्ड होते हैं तो सोरियासिस होता है, एओर्टा में एओर्टाइटिस हो जाते हैं। तो सिमिलरली दोज इन्फ्लेमेटरी सेल्स ब्लॉक द मूवमेंट एंड एग्जिट ऑफ सर्टेन फ्लूइड्स विद इन द आईज। तो बीमारी के कंट्रोल से भी ये ठीक हो सकता है। अगर बीमारी का कंट्रोल ठीक नहीं है या ब्लॉकेज ऐसा है कि काफी एडवांस हो गया है, देन प्रोबेबली ही हैड टू अंडरगो अ सर्जरी टू मेक ए चैनल फॉर द फ्लूइड टू मूव विद इन द चेंबर्स ऑफ द आईज। नाउ एक बार ग्लोकोमा की सर्जरी हो गई है तो उनको ध्यान रखना है कि बीमारी की एक्टिविटी को कंट्रोल रखें, क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं होगा तो हो सकता है वो सेम प्रक्रिया दोबारा हो, that same inflammation can go and again cause a problem in the eye and could cause a repeat increase of the pressure within the eye. तो ये इनको ध्यान रखना है। और हो सकता है लेफ्ट में ऑपरेट हुआ तो उनको ध्यान रखना है कि दूसरे आंख में ना हो, इसलिए यू शुड कीप गेटिंग योर रेगुलर आई चेकअप्स डन इंक्लूडिंग चेकअप ऑफ द इंट्राओक्यूलर प्रेशर।
थैंक यू डॉक्टर अटल जी। डॉक्टर नीरज जैन, ये आपके लिए सवाल है, कैन एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ट्रीटमेंट अफेक्ट हार्ट हेल्थ और इंक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस? डॉक्टर नीरज जैन, आपके लिए। हाँ, यही मैंने बताया था कि अगर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अगर प्रॉपरली ट्रीट नहीं होता है, मान लो कि आपने एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का एक, जैसे बैक पेन चल रहा है पेशेंट को, अगर आपने उसी को नहीं ट्रीट किया तो इसका मतलब इन्फ्लेमेशन चल रहा है। और जितना लंबा ये चलता रहेगा तो उसको फिर स्पाइन या जॉइंट्स के अलावा बाकी जगह पे असर आता है। तो उसमें से जैसे आईज है, स्किन है, इंटेस्टाइन है हमारी, ऐसे उसका हार्ट पे भी असर आता है। तो वही मैंने बताया था, या तो उसके वॉल पे दिक्कत आ सकती है, या उसका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है हमारे दिल पे, उस पे असर आ सकता है, या जो उसकी हमारे जो दिल की जो मांसपेशी होती है उस पे असर आ सकता है। तो छाती में दर्द होना, सांस फूलना, थकान थकान रहना, कभी कभी घबराहट होना, लाइट हेडनेस होना, हल्कापन होना, ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं जो ऐसा हो सकता है। तो डेफिनेटली हाँ, आपको अलर्ट तो रहना ही है कि एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, ये ध्यान रखना है। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर पार्थजी दास, आपके लिए ये सवाल है कि इन्फ्लेमेशन अगर बॉडी में होता है तो उसके कारण बोन हेल्थ या अफेक्ट होती है? हम्म नहीं, इट्स ए गुड क्वेश्चन। मतलब बॉडी में जब इन्फ्लेमेशन होता है, काफी सारे साइटोकाइन्स रिलीज होता है, जैसे इंटरल्यूकिन्स है, बाकी सारे IL-17 है। ये जितने भी साइटोकाइन्स है, मतलब केमिकल्स है बॉडी में, वो हड्डी में भी जितने जो ब्लड में जो सर्कुलेट होते हैं, और ब्लड्स जो है वो हड्डी में भी पहुंचता है, तो ये बोन्स ऑल्सो गेट एक्सपोज टू ऑल दिस साइटोकाइंस। और ये साइटोकाइंस जब ज्यादा देर तक इन्फ्लेमेशन रहता है तो बोन वो कैल्शियम डीके होता है। मतलब हड्डी में कुछ सेल्स होता है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो बोन को ग्रोथ में हेल्प करता है। ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो ऑस्टियो बोन को क्या बोलते हैं, वो डीके ज्यादा होता है। तो जितने भी साइटोकाइंस है, वो जो केमिकल्स है, वो ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करता है, जिसमें बोन डीके जो ग्रोथ डीके रेट बढ़ता है। सो एक्टिव डिजीज में बोन थिनिंग, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया इंक्रीज होता है। थैंक यू डॉक्टर पार्थजी दास। प्रवीण, डॉक्टर प्रवीण पाटिल, ये आपके लिए सवाल है आसिफ मोहम्मद का कि एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में अभी कोई नई ट्रीटमेंट आई है क्या? ये आसिफ मोहम्मद का है, नीड टू नो अबाउट न्यू ट्रीटमेंट्स अबाउट एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। यस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की ट्रीटमेंट जो है काफ़ी इम्प्रूव होते जा रही है कंपेयर टू, अगर हमने 20-25 साल पहले वाली ट्रीटमेंट और अभी कंपेयर किया तो। दूसरी बात होती है कि जो सेम ट्रीटमेंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होती जा रही है। जैसे कि पहले हम बायोलॉजिक्स किस तरह से यूज़ करते हैं, अभी किस तरह से यूज़ करते हैं, तो काफ़ी ऑप्शंस हैं। और अर्लियर स्पीकर्स ने बताया ही है कि किस तरह से उसका स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होता है। सारे पेशेंट्स को बायोलॉजिक्स की जरूरत नहीं है, कुछ पेशेंट्स को जरूरत होती है। तो ऑल ट्रीटमेंट फर्स्ट स्टार्ट्स विद फिजियोथेरेपी, सिंपल NSAIDs जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं। पेन तो कम करते ही है बट इन्फ्लेमेशन भी कम करते हैं। देन सेकेंड लेवल ऑफ ट्रीटमेंट में जो टोफासिटिनिब या जैक इनहिबिटर्स टाइप की दवाई है, या फिर बायोलॉजिक्स है जिसको एंटी TNF बोलते हैं, ये है। और फिर दूसरे टाइप के बायोलॉजिक्स भी आए हैं, जैसे IL-17 ब्लॉकर है, उसका भी काफी यूज हो रहा है। और 2-3 बायोलॉजिक्स है जो पाइपलाइन में है, और शायद नेक्स्ट 3 या 4 साल में इंडिया में काफी अवेलेबल हो जाएंगे। तो काफी अच्छे से अच्छे दिन आए हैं हमारे एंकिलोजिक स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट्स के लिए, और अभी उनका इलाज करना हमारे लिए काफी आसान हो गया है। थैंक यू डॉक्टर प्रवीण पाटिल। डॉक्टर अमर अटल, आपके लिए ये सुखदेव सिंह का सवाल है। डिस्टेंट विजन इज गेटिंग ब्लरी, मतलब दूर की जो नजर है वो ब्लरी हो रही है, तो ये क्या हो सकता है और उसके लिए पेशेंट करे क्या? तो दूर की नजर अगर ब्लर हो रही है तो इसके तो अनेकों कारण हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर हम देखते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में अ, ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कि डायरेक्ट डिस्टेंट विजन आपकी डिटेरियोरेट होती रहे। तो कई बार आपकी आंख का शेप होता है, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, इसके कारण से आई स्ट्रेन हो सकता है कि भाई जो बहुत ज्यादा क्लोज एक्टिविटी कर रहा है, या कुछ कंप्यूटर ज्यादा देखता है, टीवी ज्यादा देखता है,
स्ट्रेन की वजह से डिस्टेंट विजन में बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये सब हो सकता है। बाकी जब अंदर इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी चल रही हो, अ, उससे आँख के इंटरनल स्ट्रक्चर में डैमेज होता है, बट बहुत ज्यादा इसकी बेयरिंग डिस्टेंट विजन से नहीं होती। हो सकती है लेकिन बहुत ज्यादा बेयरिंग नहीं होती है डिस्टेंट विजन से। इससे और बाकी इश्यूज और होते हैं। तो अगर डिस्टेंट विजन इनका डिटेरिएट हो रहा है विद टाइम, तो कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखें। अपना डिजीज एक्टिविटी तो वैसे ही हर जगह कंट्रोल तो करना ही है। दूसरा, अपना आई स्ट्रेन कम करें, डाइट अपना अच्छा करें, थोड़ा सा दूर का विजन, एंड फिर बाकी फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलके दूर के चश्मे जो लगते हैं वो आप अपना फिट करवा के चेक करवाएं। बट इसका डिजीज एक्टिविटी से बहुत ज्यादा कोरिलेशन इतना नहीं है। ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर अटल जी। एक सवाल नीरज जैन जी के लिए, डॉक्टर नीरज जैन जी के लिए, कि भाई व्हेन टू वरी अबाउट हार्ट पैल्पिटेशंस, डॉक्टर नीरज जैन। हार्ट पाल्पिटेशंस, जैसे मैंने बताया था कि ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट को जो हमारे हार्ट का जो दिल की जो सर्किट होती है जो सप्लाई करती है उसके जो करंट होता है बेसिकली, तो उसमें कभी कभी अगर इन्फ्लेमेशन कंट्रोल नहीं होगा तो उसमें डिस्टरबेंस आता है। तो आपका कभी दिल की धड़कन एकदम तेज होने लगेगी, बहुत तेज भाग रही होगी, या कभी वो वेरी कर रही होगी, फड़ 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 फड़। तो मतलब एक आपको महसूस होने लगा कि कुछ घबराहट सी होने लगेगी, कुछ दिल की धड़कन आपको महसूस होती है कि बहुत तेज भाग रही है, आपको सांस फूल सकता है, आपको छाती में दर्द भी हो सकता है, तब आपको वरी करना है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है तो आप अपने रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, उसको बताइए कि फिर वो आपको गाइड करेगा। तो फिर आप ईसीजी कराएंगे, बहुत बार इको करना पड़ता है, कभी कभी और भी कुछ हार्ट की स्टडीज होती हैं वो हमें करनी पड़ती हैं देखने के लिए कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। थैंक बहुत पेशेंट रात को सोते में जाग जाते हैं कि डॉक्टर साहब ये एक नॉर्मल भी होता है वैसे रात को, बट बहुत बार उनको एकदम साइलेंट में पता चलता है कि उनकी दिल की धड़कन एकदम तेज भाग रही है, तो फिर वो अलर्ट हो जाते हैं। ओके ओके, थैंक यू। डॉक्टर पार्थाजीत दास, आपके लिए ये सवाल है कि भाई हाउ ऑफन शुड एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट्स अंडरगो बोन डेंसिटी टेस्ट और असेसमेंट? देखिए, ये एंगस्पॉन जो बीमारी है ये लॉन्ग स्टैंडिंग बीमारी है। सो आइडियल जो रिकमेंडेशंस है, यूजुअली जो जिनके एंगस्पॉन नहीं है, सो एनीवन मोर देन 60 और 65 वुमेन, उनका रेगुलरली हम रूटीन चेक करते हैं। बट जिनका यंग पेशेंट्स में अभी कोई रिकमेंडेशंस है ही नहीं एंगस्पॉन पेशेंट्स के लिए, क्योंकि यंग पेशेंट्स में बेसिकली जितने भी क्या बोलते हैं एज ग्रुप होता है 20 to 40, उसी में ज़्यादा डायग्नोसिस होता है। बट जो पेशेंट्स हाई रिस्क है, जिनका बोन क्या बोलते हैं लाइफ स्टाइल थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है, जितने भी रिस्क फैक्टर्स मैंने डिस्कस किया है, जिनका कैल्शियम इंटेक कम है, जिनका एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, जिनका बार बार स्टेरॉयड मिल रहा है और मल्टी ऑर्गन डैमेज हो रहा है, उन्हीं को जितना हो जल्दी हो सके स्कैन करना होगा। लेकिन चैलेंज ये है, जितने भी यंग पेशेंट्स है, जितने जो WHO रिकमेंडेशन है, ऑल इज वैलिड आफ्टर 50 ईयर्स, जो 50 ईयर्स के बाद वैलिड है। मतलब उससे पहले जो है अगर 30-40 ईयर्स में अगर हम डेक्सा स्कैन करते हैं तो देन वी हैव टू चेंज द स्कोरिंग सिस्टम। तो हम लोग यूजुअली मोर देन 50 टी स्कोर्स यूज करते हैं, इनका हम जेड स्कोर यूज करेंगे। तो जेड स्कोर यूज करके भी हम बहुत अच्छी तरह से वो ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोसिस कर सकते हैं। और अगर डेक्सा करने के बाद ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोसिस होता है देन वी हैव टू ट्रीट दैट। बट हाउ ऑफ्टन ये कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। बट एक बार फर्स्ट टाइम डेक्सा स्कैन हो जाए, वी कैन डू द रिपीट द डेक्सा स्कैन आफ्टर 2-3 साल के बाद। बहुत फ्रिक्वेंटली डेक्सा स्कैन रिपीट करने से ज्यादा फायदा नहीं होता है। थैंक यू डॉक्टर पार्थाजीत दास। डॉक्टर प्रवीण पाटिल, ये सवाल आपके लिए है, जितेंद्र दुसाने जी है, कि क्या वो विटामिन डी का सप्लीमेंट ले सकते हैं क्या? हाँ, जनरली कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंट्स तो हम सारे एएस पेशेंट्स को लेने के लिए बोलते हैं। और विटामिन डी डेफिशिएंसी काफ़ी कॉमन है अपने पेशेंट्स में। और ये जस्ट सिर्फ सनलाइट से रिलेटेड नहीं है, ये हमारे स्किन कलर से रिलेटेड है। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, एक स्टडी भी हुआ था कि जो खेतों में काम करते हैं मजदूर लोग होते हैं, काफ़ी कम कपड़े पहनकर काम करते हैं, तो उनको एडेक्वेट सनलाइट एक्सपोजर होता है और काफी लंबे समय तक होता है, उनका भी विटामिन डी कम आया था। तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स हम ऑलमोस्ट सारे पेशेंट्स को लेने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी नहीं हो पाती है।
तो बट जो अनदर प्रॉब्लम जो मैंने देखा है कि उसका जो टैबलेट होता है 60,000 यूनिट्स का, वो काफी पेशेंट्स लंबे समय तक लेते रहते हैं, और शायद हर कोई डॉक्टर वही भी प्रिस्क्राइब कर रहा है। तो हमें पेशेंट्स को बताना पड़ता है कि वो 60,000 यूनिट्स वाला ज्यादा दिन नहीं लेना है, मे बी 8 वीक्स इज गुड इनफ, और उसके बाद में आपको मेंटेनेंस डोज पे आना है। तो दैट इज अ टॉप अप डोज एंड मेंटेनेंस डोज, जैसे डॉक्टर दास ने बताया था कि वेरी सिंपल टू रिमेम्बर, अराउंड 1000 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम एंड 1000 यूनिट्स ऑफ विटामिन डी। ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, इतना भी ध्यान में रखा आपने, तो दैट इज गुड इनफ। Thank you, Dr. Praveen Patil. Dr. अटल जी, यह सवाल आपके लिए है। आनंदमय एक मिनट, आनंदमय भट्टाचार्य जी का है कि भाई उनको uveitis in eye, how far it could damage eyesight? Is cataract surgery helpful in this context? नहीं विद क्या पहला पार्ट क्या था सवाल का? कि उनके आंखों में uveitis हुआ है, हाँ, तो कैटरैक्ट सर्जरी कितना हेल्पफुल होगा, ऐसा वो पूछ रहे थे भाई। नहीं, कैटरैक्ट सर्जरी विल नॉट हेल्प विद यूवेटिस। यूवेटिस के लिए तो डिजीज कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके लिए स्टेरॉइड्स के ड्रॉप्स आते हैं, आंखों को डायलेट करने वाले ड्रॉप्स आते हैं कुछ। अगर उससे कंट्रोल नहीं होता तो हम बाकी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रॉप्स यूज करते हैं। तो कैटरैक्ट से कोई इनको यूवेटिस में इंप्रूवमेंट नहीं होगा। अगर साथ ही साथ इनके मोतियाबिंद है या कैटरैक्ट हो गया बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड यूज या आई ड्रॉप्स, बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स यूज किए और उससे कैटरैक्ट हो गया, उससे विजन अगर इफेक्ट हो रहा है, तो यस कैटरैक्ट सर्जरी से फायदा होगा। लेकिन कैटरैक्ट सर्जरी वो तब अटेम्प्ट करवाएं जब इनका यूवीआइटिस कंट्रोल में हो, क्योंकि इन्फ्लेम्ड आई में ऑपरेट करने से नुकसान ही होगा। एक और सप्लीमेंट का क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि भाई हाउ फार uveitis कैन डैमेज अवर आई? यूवीआइटिस कैन डैमेज द आई इन नंबर ऑफ वेज। अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करें, आंख के अंदर इन्फ्लेमेशन है, तो आंख के अंदर इन्फ्लेमेशन है तो वो आपके एंटीरियर चेम्बर पोस्टीरियर चेम्बर दोनों को अफेक्ट कर सकता है। ग्लोकोमा हो सकता है। जो आप अगर इन्फ्लेमेशन पेन बढ़ता है तो हम पेन की दवाइयाँ, इन्फ्लेमेशन की दवाइयाँ खाते हैं, उससे इन्फ्लेमेशन हो सकता है, उससे प्रॉब्लम हो सकती है, बॉडी जो आंख की इम्यूनिटी कम होती है। और आगे जाते हुए अगर इन्फ्लेमेशन परसिस्ट करता रहे तो फिर रेटिना में फर्क पड़ता है। तो जब रेटिना इन्वॉल्व होता है तब फिर विजुअल लॉस प्रोग्रेसिव चलता रहता है, जो रिवर्सिबल हम नहीं कर पाते हैं। तो यूवीआइटिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल। अनलाइक ग्लोकोमा, यूवीआइटिस गिव्स यू अर्ली साइंस। जो रेडनेस है, पेन है, वो फ्लोटर्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये वन ऑफ द इजीएस्ट सिम्टम्स प्रॉब्लम्स टू डायग्नोज है इन अ पेशेंट ऑफ एंगस्पॉट, और उसमें आपको तुरंत ही आपके रोमेटोलॉजिस्ट के पास आना चाहिए, जो आई स्पेशलिस्ट के साथ कोलैबोरेशन में आपको कंट्रोल इसको डिजीज को कंट्रोल करेगा। ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो इट कैन लीड टू ब्लाइंडनेस। बिल्कुल दैट्स द इम्पोर्टेंट मैसेज भूषण। बिल्कुल। ओके। ये डॉक्टर नीरज जैन के लिए सवाल है सोनम धमीजा का कि गठिया की दवाई खाने के बावजूद गठिया एक्ट क्यों हो जाता है? ये सवाल डॉक्टर नीरज जैन आपके लिए, आपके टॉपिक से अच्छे है, लेकिन ये आपके लिए पूछा गया है। सोनम धमीजा वो ग्वालियर से। तो वो बात सही है, अगर बहुत बार गठिया की आप रूटीन दवाइयाँ देते हैं जैसे कि मीथोट्रिक्सेट, सल्फासेलाजीन और लेफ्लुनामाइड वगैरह, अगर उससे नहीं कंट्रोल होता है तो हम लोग फिर आगे बायोलॉजिक्स यूज़ करते हैं। सो बायोलॉजिक्स भी दो तरह के हैं, एक इंजेक्टेबल बायोलॉजिक्स जो इतने साल से अवेलेबल थे, और अब जाके कुछ 2-3 साल से हमें ओरल टैबलेट्स अवेलेबल हो गई है। तो वो नेचुरल है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप 100 लोगों को वही दवाई देंगे तो 100 के 100 वही दवाई से ठीक हो जाएंगे। तो वो मे बी 70-80% ठीक हुए, या 10-20% जो नहीं ठीक हुए उनको हमें लेवल 2 या लेवल 3 दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। सो इट डिपेंड्स, क्योंकि जैसे हम सबकी शक्लें अलग अलग हैं, हम सबका बॉडी का रिस्पॉन्स भी अलग अलग होता है। जैसे शुगर है, वही शुगर की दवाई सबको हेल्प करेगी या किसी को नहीं करेगी, वही गठिया का भी यही सिस्टम है, बिकॉज ये सब इम्यून मीडिएटेड बीमारी हैं। तो दवाइयाँ जो होती हैं उनका रिस्पॉन्स कैसा आता है सब में डिफरेंट हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर नीरज जैन। डॉक्टर पार्थाजी दास, ये आपके लिए है। डू पेशेंट विद एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हैव एन इंक्रीज रिस्क ऑफ वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स? व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ फ्रैक्चर्स इन ईयर्स? ये आपके लिए है सवाल।
बात है। as I discuss, मतलब वो तो क्या बोलते हैं, जिनका एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक्टिव भी है और लॉन्ग स्टैंडिंग माने क्रॉनिक स्टेबल भी है, उनका ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपेनिया प्रिवेलेंस बहुत ज्यादा है। एंड फ्रैक्चर्स दो तरह का होता है, एक है क्या बोलते हैं, जो स्पाइन एकदम स्टिफ हो जाता है यूजुअली एट द लेटर स्टेज, मतलब जो स्टिफ स्पाइन होता है तो मिनिमल मूवमेंट में ही जो टॉर्क होता है, टॉर्क अराउंड द जॉइंट्स और दो लिगामेंट्स बहुत ज्यादा होता है। So, किसी ने बोला है सडनली मैंने टर्न किया है, नॉर्मल पेशेंट्स का जो फ्लेक्सिबिलिटी रहता है सो दैट दैट गेट लॉस्ट। तो जब जिसका स्पाइन स्टिफ हो जाता है तो सडन ट्विस्ट एंड टर्न से वो फ्रैक्चर्स होने का चांस ज्यादा होता है। और वो जो सिंडेस्मोफाइड्स होता है, जो नया बोन फॉर्मेशन होता है, वो थोड़ा सा वीक बोन्स है, वहां पे भी फ्रैक्चर्स बहुत बहुत क्या बोलते हैं फ्रिक्वेंटली हो सकता है। जहाँ पे जो बोन फॉर्मेशन पूरा नहीं हुआ है वो थोड़ा सा वीकर है, वो पूरा स्ट्रॉन्ग बोन्स नहीं रहता, उसमें भी फ्रैक्चर ही ज्यादा होता है। एंड जिनका ऑलरेडी ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपीनिया है बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म डिजीज एंड जो इन्फ्लामेशन है, उसका तो वर्टिब्रल फ्रैक्चर रिस्क ज्यादा है ही। और एक बार फर्स्ट जो वन फ्रैक्चर जो होता है, फर्स्ट फ्रैक्चर, तो सेकंड फ्रैक्चर होने का जो वर्टिब्रा सिटिंग जस्ट ऑन टॉप ऑफ दैट और जो नीचे है, वो सेकंड एंड थर्ड फ्रैक्चर होने का चांसेस नियरली 40% ओवर नेक्स्ट 2 years। सो एक बार किसी का फ्रैक्चर हो जाए तो उसको तुरंत आइडेंटिफाई के ट्रीट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ प्राइमरी फ्रैक्चर, मतलब ठीक प्रॉपरली ट्रीटमेंट करने से फर्स्ट फ्रैक्चर हमको प्रिवेंट करना है, जिसको प्राइमरी प्रिवेंशन बोलते हैं। और अगर फर्स्ट एक फ्रैक्चर हो जाए देन वी हैव टू टेक एडिक्वेट स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट सेकंड फ्रैक्चर। सो वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू डॉक्टर पार्थवी दास। एक सवाल डॉक्टर प्रवीण पाटिल के लिए है, शायद मुझे थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में इशू हो। सर, एएस में टेकाकार्डिया कॉमन है क्या? ये उज्जवल कुमार का है। डॉक्टर प्रवीण पाटिल, ये आपके लिए है। क्या क्वेश्चन था, क्या कॉमन है? टैकीकार्डिया मोस्टली। हाँ, Tachycardia। टैकीकार्डिया, हाँ ओके। कॉमन। टैकीकार्डिया मतलब हार्ट बीट बढ़ जाना, ठीक है। तो टैकीकार्डिया पर से एक बीमारी नहीं है, एक सिम्टम है, ऐसे बोलेंगे, बराबर। हार्ट बीट बढ़ गया, बट किस वजह से बढ़ गया? काफी पेशेंट में फाइब्रोमाइल्जिया या एंग्जाइटी टाइप के सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से बढ़ सकता है। तो कारण क्या है ये देखना चाहिए। परसिस्टेंट है, हमेशा रह रहा है हार्ट रेट बढ़ा हुआ, तो दूसरे कारण जैसे कि थायराइड का प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो देखना चाहिए। तो यस, टैकीकार्डिया कैन बी अ प्रॉब्लम, बट अगर परसिस्टेंट है, हमेशा रह रहा है, तो फिर उसका इवैल्यूएशन होना चाहिए। बट कभी एक्सर्शन के बाद हो रहा है या एंग्जाइटी के बाद हो रहा है, तो देन वो नेचुरल फिनोमेनॉन है, इस तरह से हम बताएंगे। जस्ट ऑन द अर्लियर क्वेश्चन अबाउट द फ्रैक्चर, स्पाइन का फ्रैक्चर, एस पेशेंट में फ्रैक्चर काफी बार मिस हो जाता है क्योंकि उनको बैक पेन है, और फ्रैक्चर की वजह से भी बैक पेन ही होता है। तो उसके लिए उन पेशेंट में अलग तरीके से असेसमेंट होना जरूरी होता है कि वो पेन अलग है। तो हमारा एएस पेशेंट शुड बी एबल टू डिस्क्राइब दैट या टेल दैट कि ये मेरा एएस वाला पेन नहीं है, ये अलग पेन है। रिसेंटली हमने एक पेशेंट का ऐसे ही डायग्नोज किया था कि एवरीवन वाज थिंकिंग कि ये उसका एएस का ही पेन है, लंबे समय से हो रहा है, बट इट टर्न आउट कि उनको फ्रैक्चर हुआ था। एंड तो वो एक अलग 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 सिम्टम है। जैसे कि फ्रैक्चर का पेन विल बी डिफरेंट, ऑल द टाइम रहेगा। एस का पेन में थोड़ा वेरिएशन रहेगा, मॉर्निंग स्टिफनेस और ये सब। अगर पेन हमेशा रह रहा है दिन भर, तो फिर यू हैव टू थिंक अबाउट कि ये फ्रैक्चर का या कोई अलग टाइप का पेन है। सॉरी, ओवर टू यू। थैंक यू। थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था बीच में। फिर से आप दोहरा सकते हो क्या डॉक्टर पेशेंट का जो आप स्टोरी बता रहे थे? हाँ, तो ये रिसेंटली एक पेशेंट था कि जिसका बैक पेन हो रहा था। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ। हाँ, तो बैक पेन हो रहा था। तो एएस पेशेंट में बैक पेन जरूरी नहीं है एएस की वजह से ही हो, वो कोई अलग कारण से हो सकता है। तो किस टाइप का पेन है वो देखना चाहिए। फ्रैक्चर रिलेटेड पेन है तो सीवियर पेन रहेगा और हमेशा रहेगा। एएस वाला जैसे मॉर्निंग में ज्यादा रहेगा या स्टिफनेस रहेगा, उस तरह का नहीं रहेगा। तो पेन के पैटर्न से समझ में आ सकता है, बट इट कैन गेट मिस्ड। थैंक यू डॉक्टर प्रवीण पाटिल। डॉक्टर अमर अटल जी, आपके लिए सवाल है। कैन टचिंग psoriasis make it spread? Can psoriasis spread by scratching?
मतलब ये कंटेजियस डिसीज है या क्या? नो, ये इट इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज, नो इट इज नॉट। इट ये इज नॉट। अंदरूनी, जैसे मैंने बताया था, अंदर जो आपका जो स्किन की ऊपरी ऊपरी जो तय है, उसका जो टर्नओवर टाइम होता है, वो नॉर्मल स्किन नीचे वाले लेवल से ऊपर तक जो महीने भर में चढ़ता है, वो 6 से 7 दिन में ऊपर पहुंच जाता है। इसलिए चमड़ी ऊपर सारी हीप हो जाती है, चमड़ी इकट्ठी हो जाती है और इन्फ्लेम्ड रहती है। तो इसमें टच करने से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप अपने ही सोरियाटिक लीजन को बहुत ज्यादा खुजलाते हैं और पपड़ियां उठती हैं, तो अंदर छोटे छोटे लाल ब्लीडिंग पॉइंट्स आएंगे। उसको भी अगर आप ज्यादा खुजलाओगे तो उसमें आप इन्फेक्शन फैल सकता है, लेकिन 1% से दूसरा पर्सन तक सोरियासिस नहीं फैलेगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर अमर अटल जी। डॉक्टर नीरज जैन, या आपके लिए है सवाल, कैन एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस रिलेटेड किडनी इश्यूज लीड टू अदर कॉम्प्लिकेशंस और कोमॉर्बिडिटीज? हाँ डेफिनेटली, मैंने बोला जैसे एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट ज़्यादा लंबा जीते हैं, क्योंकि और आजकल दवाइयाँ भी अच्छी आ गई हैं तो लंबा जीते हैं, तो साथ में उनको डायबिटीज़ होने के चांस बढ़ते हैं, हाइपरटेंशन होने के चांस बढ़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ होने के, थायराइड। तो ऐसा नहीं कि वो एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के कारण हो रहा है, बट हमारी एज जो है, जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते हैं तो हमारे को वैसे ही चांसेस ज़्यादा होते हैं इन सब चीज़ें होने के। तो वो साथ साथ होते हैं। बहुत बार मरीज को लगता है कि मेरे को एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था तो मेरे को ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ गया, मेरी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गई। तो वो अब वही का वेट ज़्यादा है, कोई स्मोकिंग ज़्यादा करता है, तो वो ये सब रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो इसीलिए हम लोग बार बार बोलते हैं कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखो, स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल अवॉइड करो, वजन आपका कंट्रोल होना चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह ठीक होना चाहिए। तो अगर सब ऐसा करते हैं तो आपके ये बाकी चीज़ें होने के चांसेस भी वेल कंट्रोल रहते हैं। लेकिन थैंक यू ऐसा नहीं है कि एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया तो कोई हुआ हो गया तो वो सब कुछ उसी से हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके। क्योंकि सबको ये लगता है, वो आस पड़ोस वाले भी बोल देंगे वो तेरे को एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तेरे को इसके कारण ही ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है, बट क्योंकि एज के हिसाब से वो मेरे को आपको सबको हो सकता है वो ऐसे, तो वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर नीरज जैन। डॉक्टर पार्थाजी दास, ये आपके लिए सवाल है, कैन एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस रिलेटेड बोन इश्यूज बी इफेक्टिवली मैनेज विद मेडिकेशंस और ट्रीटमेंट? हाँ डेफिनेटली, मतलब जैसे बताए कि सब कुछ इज ए कॉम्पैक्ट पैकेज। मतलब लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे इंपॉर्टेंट है, स्मोकिंग सिजेशन मतलब स्मोकिंग बंद करना है, अल्कोहल लेना कम करना है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब 5 टाइप के एक्सरसाइज होता है। एक है जो वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग जो एक्सरसाइज है। एक है मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। एक है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, क्योंकि एंगस्पॉन में थोड़ा सा क्या बोलते हैं वो स्पाइनल, वो चेस्ट वॉल स्टिफनेस होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। एक होता है बैलेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज, वो फॉल्स प्रिवेंशन रिस्क। ये सब मिला के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। सो वंस ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोसिस, रेगुलर कैल्शियम विटामिन डी जैसे इंपॉर्टेंट है। काफी सारे मेडिकेशंस है, मतलब टैबलेट्स है, इंजेक्शंस है। वो वीक वीक में एक बार टैबलेट्स इंजेक्शंस हो सकता है, महीने में एक बार टैबलेट्स है, 3 महीने में इंजेक्शंस है, साल में एक बार इंजेक्शंस है। सो बहुत सारे इंजेक्शंस है और टैबलेट्स है, और काफी सारे इंजेक्शंस इन द मार्केट, इन द पाइपलाइन। सो न्यू ड्रग्स, सो आई थिंक रोमोसिस हैव रिसेंटली लॉन्च, दे आर ऑल वेरी गुड ड्रग्स। वंस डायग्नोस एक बार हो जाता है तो वी कैन ऑप्टिमली ट्रीट ऑस्टियोपोरोसिस इन एंकल स्पॉन्डिलाइटिस with confidence. थैंक यू डॉक्टर प्रवीण पाटिल, आपके लिए ये सवाल फिर से प्रभु का है कि भाई एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस प्रोग्रेशन 50 की एज के बाद रुक जाता है? आप म्यूट पे हो प्रवीण, प्रवीण आप म्यूट। सॉरी। हाँ, तो अच्छा सवाल है ये। ऐसे माना जाता है यूजुअली कि 40 साल की उम्र के बाद में एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस शांत होने लग जाता है। तो इसको नेचुरल कोर्स ऑफ इलनेस बोलते हैं। जैसे कि कुछ वायरल इन्फेक्शन 7 दिन में ठीक होते हैं, कुछ इन्फेक्शंस को लंबा समय लगता है। तो इसी तरह से ये नेचुरल कोर्स ऑफ इलनेस है कि 40 के बाद में उसका इंटेंसिटी है वो कम होते जाएगा। सब में होगा ऐसे नहीं है, बट ये अच्छा पॉसिबिलिटी होता है। बट अराउंड 5% लोग ऐसे होते हैं जिनका 40 की उम्र के बाद स्टार्ट होता है डिसीज। तो अगेन ये उस इंडिविजुअल पेशेंट के क्लिनिकल फीचर्स पर डिसाइड होगा। ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर प्रवीण पाटिल। डॉक्टर अमल अटल जी, आपके लिए ये सवाल है, हाउ टू वॉश स्किन विद सोराइसिस
what soap can remove psoriasis, what soap is safe for psoriasis. तो एक तो मतलब वो जो क्लीनलीनेस है, मतलब कैसे हम psoriasis पेशेंट अपनी स्किन को साफ करें, उस पे एक ओवरऑल आपका क्या है? जनरली जब हम यूज करते हैं तो जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं वो माइल्ड सोप्स एडवाइस करते हैं या कुछ ग्लिसरीन बेस्ड सोप्स एडवाइस करते हैं, जैसे पॉन्ड्स है या पेयर है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोप या केमिकल लेडन सोप्स हम यूज नहीं करते हैं। और इसके अलावा आप नॉर्मल पानी से साफ कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखना है कि स्केल्स को आप खुद स्क्रैच ना करें। जब इचिंग होती है, जब इरिटेशन होता है स्किन के ऊपर, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको खुजलाया जाए या स्केल्स को हटाया जाए। वो कोशिश आप ना करें, क्योंकि उससे जो स्किन की सतह है वो खुल जाती है और इन्फेक्शन अंदर जाने का चांस बढ़ जाता है। उसमें जो आपको नॉर्मली दी गई हैं ट्यूब्स हैं, क्रीम्स हैं, लोशंस, वो यूज करें। अदरवाइज नॉर्मली आप साबुन पानी से, हल्के साबुन पानी से आप धो सकते हैं। नहाने धोने में जिसमें आप करते हो, आप बात कर सकते हैं। ज्यादा रगड़े ना, ज्यादा स्केल्स के साथ छेड़खानी ना करें, क्योंकि इन्फेक्शन फिर हो सकता थैंक यू डॉक्टर अटल जी। डॉक्टर नीरज जैन, ये आपके लिए सवाल है, हाउ टू रिड्यूस योर हार्ट डिसीज रिस्क व्हेन यू हैव एएस, हाउ ऑफन शुड एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट अंडरगो कार्डियोवास्कुलर स्क्रीनिंग्स और असेसमेंट? डॉक्टर नीरज जैन, ये आपके लिए। हाँ, क्योंकि जैसे नॉर्मल हम लोग बाकी लोगों का करते हैं, बट सिंस एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस थोड़ा यंग एज की बीमारी है, तो हमें कुछ सिम्टम्स या कुछ साइंस मिलना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा एक्सॉस्टिव स्क्रीनिंग करें। बट जब भी कोई पेशेंट आता है, उसका पल्स, बीपी तो हम रूटीनली देखते ही हैं। मे बी अगर हमें लगता है कि कुछ इरेगुलर चल रहा है तो ईसीजी, या उसकी सांस वगैरह फूल रहा है तो हम इको एडवाइस करेंगे। हाँ, डेफिनेटली लास्ट अगर आप मेरे से पूछो कि आप एक साल में आपने कितने यंग लोगों को एंजियोग्राफी वगैरह एडवाइस की, तो बहुत रेयर है, और बाकी लोग भी मेरे से एग्री करेंगे। सो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा उनको कि कोरोनरी या हार्ट डिसीज वगैरह होगी, बट हाँ, यस, अगर वो लोग बहुत स्मोकिंग करते हैं, उनकी जो बहुत किसी का वजन ज़्यादा है, ओबिसिटी है उसको, या उसके फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, तो थोड़ा सा भी अगर आपको लगे कि भाई पेशेंट को थोड़ा सा अनएक्सप्लेन्ड उसकी सांस फूल रही है, उसको चेस्ट पेन करके वो पेशेंट इमरजेंसी में कभी आया है, तो हमें फिर एंजियोग्राफी वगैरह करना पड़ता है। मे बी अगर हम नॉर्मल एंजियोग्राफी ना करें तो एक सीटी एंजियोग्राफी बोलते हैं, वो लोग करते हैं, जिससे कि हमें अर्ली पिकअप करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर्स होना चाहिए एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ, जो हमें अलर्ट करता है कि भाई अब आगे थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। थैंक यू डॉक्टर नीरज जैन। डॉक्टर पार्थाजी दास, आपके लिए ये सवाल है, डज वर्टिबल डिफॉर्मिटीज अफेक्ट बोन डेंसिटी? अगर किसी का फ्यूजन हुआ है या मतलब फॉरवर्ड बेंडिंग है, तो उसके कारण बोन डेंसिटी अफेक्ट होता है? नहीं, नॉट रियली। अगर कुछ किसी का डिफॉर्मिटी हो चुका है उसकी वजह से बोन डेंसिटी से ज्यादा लिंक नहीं है, बट इज मेनली द इन्फ्लामेशन। अगर क्यों डिफॉर्मिटी हुआ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर इन्फ्लामेशन कंटिन्यूअस है बहुत सालों से, दैट विल डेफिनेटली अफेक्ट द बोन डेंसिटी। डिफॉर्मिटी मतलब स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी, काइफोस्कोलियोसिस बहुत पेशेंट्स का हो सकता है, दैट वुडंट पर से मतलब पैथोफिजियोलॉजिकली तो बोन अफेक्ट नहीं करेगा। थैंक यू डॉक्टर पार्थाजी दास। आई, स्किन, हार्ट, किडनी एंड बोन हेल्थ इन एएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। समय की कमी के कारण सारे प्रश्न ले नहीं सके, पर काफी इंटरेस्टिंग एरियाज कवर किए गए। मैं ब्रिगेडियर डॉक्टर अमल अटल, डॉक्टर नीरज जैन, डॉक्टर पार्थाजी दास एंड डॉक्टर प्रवीण पाटिल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि थैंक यू। उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर आज के स्पेशल वेबिनार में मल्टीपल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिटेल में जानकारी दी और साथ ही हमारे प्रश्नों के उत्तर भी दिए। हम आपसे उन टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्लीज निश्चिंत होकर एएसडब्ल्यूएस के वेरियस सोशल मीडिया पेजेस पे कमेंट करिए या वेरियस व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में मैसेज करिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वेलफेयर सोसाइटी के यूट्यूब चैनल को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वेबिनार की रीच और भी बढ़े। आप मुझे भी पर्सनली मैसेज करके अपने विचार शेयर कर सकते हैं। जो टॉपिक सबसे ज्यादा चर्चा में होंगे उन टॉपिक्स पे हम आने वाले महीनों में वेबिनार्स रखने का प्रयास करेंगे। मैं एएसडब्ल्यूएस की तरफ से आप सब वॉरियर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ
कि आप हमारे वेबिनार में रेगुलरली पार्टिसिपेट करके इसे एक सक्सेसफुल इवेंट बनाते हैं। ऐसे ही हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वेबिनार में। थैंक यू एंड गुड इवनिंग। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू डॉक्टर। Take care. थैंक यू Bye. डॉक्टर। Thank you so much, sir. Thank Bye-bye. you. थैंक यू।